नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर जी, चारों मेहमान पहुंच चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आप तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, तो आइए जरा एक बार उसकी बात कर लें। घमासान मचा हुआ है पटना की सड़कों पर। इस वक्त जबरदस्त संग्राम चल रहा है। एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। मामला इनका अब काफी दिनों से ये चल रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 से प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस, नेगेटिव मार्किंग इनको हटाने की 100% डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं ये छात्र। और ऐसा लगा था कि इनके और सरकार के बीच बात बन गई थी, लेकिन फिर अचानक ये मामला जो है वो बढ़ गया और आज ये छात्र जो हैं फिर एक बार मार्च करने के लिए सीएम हाउस को घेरने के लिए निकल पड़े हैं। और इनको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ आज सीआरपीएफ को भी तैनात करना पड़ा है। लाठीचार्ज भी किया गया है, वाटर कैनन भी चलाई गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस छात्रों को अब डिटेन कर रही है। तस्वीरों में आप देखिए, बिहार में छात्रों के नाम पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। अब आपको पूरा अपडेट देते हैं कि आज दरअसल इतना घमासान क्यों है। कल शाम तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से मुलाकात की। आज सुबह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक पोस्ट करके बताया कि बिहार सरकार छात्रों की समस्याओं को, शिकायतों को और उनके सुझावों को जल्द और समयबद्ध समाधान देने के लिए आज से एक विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की हर बात सुनी जाएगी, हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये मामला बड़ा क्यों बना, मैं वो आपको बता दूं। दरअसल जैसा हमने आपको बताया कि पिछले 12 दिनों से ज्यादा वक्त से गर्दनी बाग में इन छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और पहले भी इन्होंने एक बार मार्च निकालने का ऐलान किया था। उस वक्त सम्राट चौधरी की सरकार ने कुछ विज्ञापन वगैरह देकर के, जो उनकी कुछ मांगों में से एक था, उस वक्त मामला जो है वो संभाल लिया था। इनकी मोटी मोटी मांगे ये हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, उसको रद्द किया जाए। बीपीएससी टीआरई 4 के नियमों का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस दो अलग अलग इम्तिहान नहीं हो, एक ही सिंगल एग्जाम होना चाहिए। 100% डोमिसाइल की नीति होनी चाहिए ताकि बिहार की नौकरी बिहार में ही रहे। एक उम्मीदवार एक परिणाम, ताकि सीटों की बर्बादी ना हो। कई छात्र जो है एक से ज़्यादा इम्तिहानों में बैठ जाते हैं। और इसी तरीके की उनकी और मांगे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल परीक्षा की तारीखों का ऐलान होना और संविदा वेटेज को हटाना, ये इनकी मांग है। हुआ दरअसल ये कि कल बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जो दो मांगे थी कि प्रीलिम्स और मेंस नहीं, एक ही एग्जाम हो और नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि ये दोनों बातें तो रहेंगी। मतलब इन पर उन्होंने कहा छात्रों की बात हम नहीं मानेंगे। तो फिर एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि छात्र तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके आए। बस यहीं से मामला सारा का सारा बिगड़ गया। बाद में हालांकि इनको सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने वीडियो जारी करके माफ़ी भी मांगी, लेकिन छात्र जो थे वो भड़क चुके थे और कल तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई। तो आज उन्होंने ऐलान किया कि हम ये प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। तो छात्रों का मामला एक राज्य में कहीं संभलता है, शांत पड़ता है, दूसरे राज्य में शुरू हो जाता है। झारखंड में अभी तक आंदोलन चल रहा है। अब तो वहाँ दो तरफ के लोग आंदोलन कर रहे हैं छात्रों के। बिहार में ये मामला ये चल रहा है। सीजेपी वालों ने, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने दिल्ली में प्रदर्शन की मांग का ऐलान कर दिया है सितंबर में। उसकी बात भी आगे हम लोग करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें जो है सरकार इनका कोई समाधान क्यों नहीं करती। भाई छात्र हैं, उन्होंने कोई मांगे रखी हैं, जो भी 4-5 मांगे हमने जिनका जिक्र किया, आप उनको बैठिए, उनसे एक बार में जो है, एक बार नहीं कि जितनी बार मिलना है मिल करके उसका निपटारा कीजिए। ये मामले हफ्तों टलते रहते हैं, चलते रहते हैं इसी तरीके से। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, समस्या ये है कि जो सरकार के तौर पर होना चाहिए और जो व्यवस्थागत सुधार होना चाहिए वो नहीं होता है। किसी भी परीक्षा को लेकर, किसी भी नौकरी को लेकर, किसी भी, मतलब वो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट से तो लेना देना नहीं हो तो अपना लेते हैं। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती है और जिसको पहले भी एक आध दो बार चर्चा में आया कि ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और वहाँ 50 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार देना है, तो वो जो भी रोजगार के लिए HR होगा या जो प्रक्रिया होगी वो बुलाएगा, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में। जो लायक है, जो लायक नहीं है उसको बुलाएगा, खत्म करेगा, कहेगा तुम जाओ, तुम मेरे काम के हो, तुम आ जाओ। क्या कोई फैक्ट्री, प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा संभव है कि उसको 100 लोगों की जरूरत है, यानी 100 पद उसके यहाँ खाली हैं और वो 6 महीने तक कहेगा चलो कोई बात नहीं, चलो आए ना आए, 2 साल तक कहे आए ना आए, फिर कोई उसमें से एक चला जाए कि हम गए थे वहां नियुक्ति के लिए, हमसे उन्होंने ठीक से बात नहीं की, तो जिला न्यायालय में चला जाए, फिर कोई कहे तो उच्च न्यायालय में चला जाए,
फिर मतलब ये पूरा प्रोसेस लेके 3-4-5 साल उस फैक्ट्री में 100-200 की जगह बनी रहे। इज इट पॉसिबल? सरकार में ये कैसे संभव होता है? इसका मतलब ये कि सरकार ही सरकार चलाने को गंभीरता से नहीं लेती। इसका मतलब सरकार को लगता है कि ठीक है, नहीं होंगे लोग, क्या फर्क पड़ेगा, चलो चलती रहेगी सरकार। ये जो चलता रहे वाला है, जिसको नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद बार बार कह रहे हैं, और अब केंद्र में 12 वर्ष, राज्यों में 22 राज्यों की सरकार होने के बाद उनके मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रहे, उनकी सरकारें नहीं समझ पा रहे, चलता है वाला एटीट्यूड। उस चलते है वाले एटीट्यूड के खिलाफ ये लोग खड़े हैं। ये जो बच्चे खड़े हैं, ये चलता है वाले एटीट्यूड के खिलाफ है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं। जाहिर है, जब कोई कहेगा कि ये अचानक कैसे हो गया, तो ऐसे ही होता है, जब कोई एक चीज क्रिएट होती है तो उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, सरकारों को यह साफ साफ करना होगा कि अगर कोई वैकेंसी है, कोई परीक्षा है, कोई नियुक्ति है, तो वो कैसे भरी जाएगी और कितने समय में भरी जाएगी। और दूसरा, ऐसे लूपहोल्स क्यों रहते हैं कि वो अदालत जाते ही जाते हैं। मतलब ये भी कमाल है, न्यायालयों को भी इस मामले में थोड़ा दूसरे तरह से देखना होगा कि हम नियुक्ति के मामले में जब जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि, अब जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, अच्छा हुआ याद आ गया, अभी कल ही शायद सुबह फोन आया, एक सज्जन का फोन आया राजस्थान से, और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा एसएससी में एक परीक्षा में रहा और वो थोड़ा लोअर ग्रेड पे वो नौकरी कर रहा है, हायर ग्रेड पे उसको नियुक्ति पत्र दूसरे वाले में एसएससी में ही अपग्रेड हो गया है दूसरी नौकरी में, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये नियुक्ति न्यायालय के आदेश के अधीन है। मतलब कई लोगों को ये लग रहा हो कि मैं डेविएट कर रहा हूं, लेकिन मैं डेविएट नहीं कर रहा हूं, कल ही चुकी बात है। उसमें लिखा हुआ यह नियुक्ति न्यायालय के आदेश के अधीन है, अगर न्यायालय ने कुछ उल्टा आदेश दे दिया तो आपकी जो नियुक्ति है वापस हो जाएगी। तो उनका फोन आया कि सर क्या करें, बच्चे को ज्वाइन कराएं या ना कराएं, बताइए। अब आप सोचिए, इस देश में और ग्रेड का फर्क है, झारखंड में यही तो हो रहा है, 2 ग्रेड 3 ग्रेड अपग्रेड है। तो आप इस पूरी व्यवस्था को समझिए। मैं न्यायालय का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सब वहीं चले जाते हैं और वो राहत भी देते हैं, कई बार वो फंसता भी है। जैसे यूपी में तो ये कहा ही जाता है कि लड़का तैयारी करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, फिर अंत में इतने 6-7 चरण के बाद नियुक्ति मिलती है। उसका परिणाम है, मुझे लगता है सरकारों को गंभीरता से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोई एक पक्का वाला तरीका खोजना पड़ेगा। एक बार अगर अभी जो लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं उनको एक बार स्क्रीन पर लेकर के देख लें, इस वक्त वहां पर क्या हालात चल रहे हैं पटना के अंदर। ये देखिए, जबरदस्त टकराव पुलिस के साथ चल रहा है। अभी क्योंकि पुलिस ने थोड़ा वाटर कैनन वगैरह इस्तेमाल किया है, थोड़ा बल प्रयोग किया है, तो थोड़ा मामला जो है वो शांत हुआ है। जाहिर फोर्स यूज़ होती है तो थोड़ा बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, थोड़े छात्र इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि क्या ये लोग वापस जाएंगे, इतनी आसानी से वापस जाएंगे, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं उन पर ऐसा लग रहा है अभी तक कि शायद सरकार के लिए बहुत मानना या सरकार का पीछे हटना उतना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो ये काम पहले कर लिया गया होता। ये कई हफ्तों से काम जो है लगातार चल रहा है। नीतीश चंद्र वहीं पर पटना में इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, आप जो तस्वीरें भेज रहे हैं हम दिखा रहे हैं जरा। जी हाँ, अभी आपके कैमरे से साफ नजर आ रहा है, क्या माहौल है इस वक्त, जरा बता दीजिए। देखिए, पिछले करीब 1.5 घंटे से एक जैसी तस्वीर है। जो गांधी मैदान से जो शुरुआत हुई है झड़प की पुलिस कर्मियों के साथ, वो लगातार जारी है। छात्रों ने रास्ते में जितने भी बैरिकेडिंग थे सबको तोड़ दिया और पहुंच गए डाक बंगला चौराहा। वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास तक, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ रोक रखा है। यहाँ 4 रास्ते में 2 रास्ते में पुलिस ने बड़ी बैरिकेडिंग बना रखी है, लोहे की बैरिकेडिंग लगा रखी है। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है और उस बैरिकेडिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। बावजूद इतनी अधिक संख्या में छात्र हैं कि पुलिसकर्मियों के लिए उन्हें रोकना भी मुश्किल हो रहा है, और इसलिए बैरिकेडिंग के ठीक पीछे आप देखेंगे जो महिला कांस्टेबल है खासतौर से, और जो पुरुष कांस्टेबल हैं, वो उसको अपने हाथ से उन्होंने रोकने की कोशिश की है ताकि वो बैरिकेडिंग टूटे नहीं। और समय समय पर ये बैरिकेडिंग चूंकि इससे पहले टूटता रहा है, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि छात्र यहाँ से आगे न बढ़ें। थोड़ी देर पहले यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया 2 रास्तों पर एक साथ। छात्र तब भी यहीं पर बने हुए हैं, कोई यहाँ से हिलना नहीं चाह रहा है। और आगे पुलिस ने अलग तैयार कर रखी है, सीएम आवास के रास्ते में बालू लदे हुए ट्रैक्टर सड़कों पर लगा दिए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री आवास तक ये छात्र न पहुंच सकें। और इससे पहले भी जब यहाँ जंतर मंतर के ठीक बाद जो प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा तस्वीरें हिंसा की बिहार से आई थी अलग अलग जिलों में,
बिल्कुल वैसी ही तस्वीर आज देखने को मिल रही है और इसलिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन छात्र जो है वो बिल्कुल यहाँ अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कई बार अनाउंसमेंट किया गया, माइकिंग की गई कि आप अपना डेलीगेशन लाएं और वो आकर बातचीत करें। कल भी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बातचीत की है छात्रों के एक संगठन से, और वो संगठन जो है उसके तहत जो अलग अलग छात्र गुट थे वो इस बात को लेकर सहमत हैं कि बातचीत सकारात्मक हुई है और इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के भी चूंकि छात्र संगठन है, वाम दल के छात्र संगठन है, तो ऐसे में उन लोगों ने ये तय किया कि हम अपना जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है वो जारी रखेंगे और इसलिए कोई सहमति नहीं बन पाई है। कल जो अचानक बीपीएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये साफ कर दिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से ये कहा गया है कि परीक्षा जो है पीटी मेंस की भी होनी चाहिए ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। एक कमेटी बनी थी राधाकृष्णन कमेटी, उसने भी ऐसा ही सुझाव दिया है। तो बीपीएससी ने कहा कि हम इस सुझाव पर अमल करते हुए अब सारी परीक्षाओं में पीटी और मेंस दोनों की परीक्षाएं करेंगे और इसीलिए एक तरह से ये साफ हो गया कि न निगेटिव मार्किंग को वापस लिया जाएगा, न पीटी मेंस का जो फैसला है वो वापस लिया जाएगा। छात्र कह रहे हैं कि अगली बार से आप ले लेना, लेकिन इस बार आप छोड़ दीजिए चूंकि 2 साल की देरी पहले ही हो चुकी है और पीटी मेंस की वजह से और देरी हो जाएगी। तो छात्रों के अपने तर्क हैं, आयोग अपनी बात कह रहा है, सरकार बातचीत कर रही है। आज से एक पोर्टल की भी शुरुआत हुई है जो खास तौर से छात्रों के लिए है कि वो अपनी समस्या स्कूल कॉलेज में एक कियोस्क लगाया जाएगा और वहाँ पर छात्र अपनी बात रखेंगे, उनका नाम गोपनीय रहेगा। पूरी कोशिश कर रही है राज्य सरकार की कहीं से कोई मौका ना मिले ये आंदोलन आगे बढ़ने का। और कल भी आपने देखा कि बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उन्होंने जैसे ही ये बात कही कि कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार, हालांकि बार बार उनसे जब ये पूछा जा रहा था छात्रों की तरफ से कि जो गलत चीजें वायरल की जा रही हैं छात्रों की तरफ से उसका क्या जवाब है, तो एक सफाई भी दी गई आयोग के एग्जाम कंट्रोलर की तरफ से कि जो चीजें वायरल की जा रही हैं वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। और इसलिए उन्होंने आखिर में ये कह दिया कि हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक पत्रकार ने यह भी सुझाव दे दिया कि आप मानहानि का केस क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों पर जो गलत चीजें वायरल करते हैं। तब उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार। लेकिन जाहिर है अब ये चीजें सोशल मीडिया का दौर है, तेजी से मामला उससे भड़क गया। नीतीश, अभी तस्वीरों में दिख रहा है शायद एक बार फिर वो जो आप दिखा रहे थे लोहे के बैरिकेड वगैरह उनको फिर धक्का मुक्की करके हटाने की, गिराने की कोशिश हो रही है। काफी देर से ये कोशिश हो रही है और पुलिस वाले भी बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जो 2 लोहे के बीच का हिस्सा है वो किस तरह से टूट चुका है और ये दोनों तरफ सड़क के 2 रास्ते हैं, दोनों तरफ इसी तरह दबाव है पुलिस पर और बैरिकेटिंग का जो बीच का लोहा है आप देखिए वो गायब है। यानी जो बैरिकेटिंग बनाई थी उसके एक हिस्से को, बीच के हिस्से को छात्रों ने तोड़ दिया है और इसलिए वहां पर पुलिसकर्मियों ने अपनी दीवार जो है कतार बना के खड़ी कर रखी है ताकि छात्र यहाँ से आगे न बढ़ने पाए। और इसी के समानांतर जो सड़क का आधा हिस्सा है वहाँ भी आगे हम आपको दिखा सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा है यानी सड़क का जो आधा हिस्सा है वहाँ भी किस तरह से दबाव बना हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बैरिकेटिंग को भी तोड़ दिया जाए। पटना के डीएम, एसएसपी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर खुद पहुँचे हुए हैं ताकि किसी तरह यहाँ से, ये देखिए दूसरा हिस्सा है, एक हिस्सा वो था जो लोहे की बैरिकेटिंग थी, बाकी दूसरी तरफ यानी सड़क का जो बचा हुआ हिस्सा है आधा हिस्सा वहाँ भी बैरिकेटिंग जो है एक लोहे की है और बाकी जो बैरिकेटिंग है उसको हटा दिया छात्रों ने और बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और अलग अलग मांग है। देखिए बीटीएससी ड्रेसर की बहाली, दारोगा 1799 पदों की बहाली, इसके अलावा 17वीं बीपीएससी को निरस्त करने की मांग। तो अलग अलग परीक्षाएं जो लंबित हैं या जिनमें कोई गड़बड़ी की शिकायत आई या फिर जिसका रिजल्ट नहीं आया, वैसी सारी परीक्षाओं से जुड़े छात्र अब एक साथ आ गए हैं। तो ऐसे में करीब 1 दर्जन राजनीतिक जो संगठन हैं, जो छात्रों के संगठन हैं, उनका आना, अलग अलग परीक्षाओं से छात्रों का जुड़ना और इसलिए समय के साथ साथ ये छात्रों का आंदोलन बढ़ा हुआ। और ये देखिए बैरिकेटिंग, यहाँ देखिए एक बैरिकेटिंग को गिरा दिया गया, ये लोहे की बैरिकेटिंग थी, अब इसे गिरा दिया गया। उस बैरिकेटिंग के ऊपर छात्र जो है चहलकदमी कर रहे हैं, पुलिस वाले विवश भी हैं, उनकी इतनी अधिक संख्या है, युवा है, लगातार धक्का उधर से दिया जा रहा है और ऐसे में इनको बैरिकेटिंग रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इसलिए लगातार पुलिस की कोशिश है कि कम से कम यहाँ से आगे न जाने पाएँ। और यही कारण है कि एक आखिरी विकल्प उन्होंने ये तय किया है कि वो अपनी कतार बना रहे रहें, बैरिकेटिंग के ठीक पीछे के हिस्से में पुलिस वाले खड़े हैं ताकि यहाँ से आगे जाने ना पाएँ। और इधर जो सड़क का आधा हिस्सा है यहाँ भी आप देखिए बिल्कुल इसी तरह
पुलिसकर्मियों की एक बड़ी जो फौज है अलग अलग लेयर्स में बनी हुई है, ताकि यदि बैरिकेटिंग टूटती भी है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो टूट ही चुका है, और ऐसे में जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे छात्र, उनको यहाँ से आगे जाने न दिया जाए, इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। और इससे आगे मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं, वहाँ भी पुलिस काफी संख्या में तैनात है। वहाँ सड़कों पर मुझे जानकारी मिली है कि बालू लदे ट्रैक्टरों की जो ट्रॉलियां हैं वो सड़कों पर लगा दी गई हैं, और पूरी कोशिश की गई है कि हर उस चौराहे पर बैरिकेटिंग बनाई जाए, छात्र वहां से आगे न बढ़ने पाए। तो ये रस्सा कस्सी धक्का मुक्की पिछले 1.5 घंटे से लगातार बनी हुई है, और गांधी मैदान से ये तमाम वो छात्र जो हैं वो यहाँ तक पहुंच गए। अब देखना यह है कि आखिर यहाँ से वो आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं। नीतीश, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये प्रशासन के लिए बड़ा सरदर्द है, क्या करें? अच्छा, आप तो ये भी है कि छात्र अगर बड़ी तादाद में आगे बढ़ने का प्रयास करते भी हैं तो पुलिस के ऊपर भी ये दबाव होता है भी आप ज़्यादा सख्ती ना कीजिएगा, खासतौर पर दिल्ली की जंतर मंतर की घटना के बाद ये भी हमें देखने को मिला है। स्टूडेंट से जुड़ी कई और खबरें थी हमारे पास, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, तस्वीरें स्क्रीन पर रखिएगा। अब जंतर मंतर पार्ट 2 की तैयारी लगभग हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो दिल्ली में फिर प्रदर्शन करेंगी। तारीख भी तय हो गई है, 5 सितंबर। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि 5 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक वो एक मार्च निकालेंगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उनसे जो वादा किया था वो वादा खिलाफी की है। जो उन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने खुदकुशी कर ली थी, उनके परिजनों को मुआवजे की मांग सरकार ने कहा था कि हमने स्वीकार कर ली है। इनका कहना है कि वो मांग पूरी जो है नहीं मांगी गई है, मानी गई है। जो एफआईआर वापस लेने का ऐलान किया गया था, उनका कहना है कि ये भी काम पूरा नहीं किया गया है। लेकिन इसमें एक कीवर्ड है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इस बार सीजेपी ने कहा कि हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार के मंत्रियों ने मीडिया के सामने आकर के हमारी मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन उन पर अभी तक वो आगे नहीं बढ़ी है। और अब देखना यह है कि दिल्ली में कितने लोग इस बार जुटते हैं, उसका जो है उसका रूप कैसा रहता है। पिछली बार हमने देखा था उसमें हिंसा भी हुई थी। देखिए, एक तो सीजेपी के ऊपर भी एक दबाव होगा जंतर मंतर में जो उस दिन हुआ 20 जुलाई को, उसके मद्देनज़र, और पुलिस प्रशासन ने भी सबक सीखा होगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इंटेलिजेंस को भी अलर्ट किया गया है कि 8 या 10 पॉइंट्स पे आप अभी से फीडबैक हमको दें। तो सबक तो दोनों ने सीखा होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल छात्रों का है, वो समस्या बहुत गहरी है सौरभ जी, आज की नहीं है, साल 2 साल की नहीं है। अगर मैं सही से समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, तो 1991 में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर जिस तरह से हमारी व्यवस्था निजीकरण के रास्ते पर अंधी होकर दौड़ी है, ये उसका परिणाम है। सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं, और आपकी जो स्कूली और कॉलेज व्यवस्था है पुरानी, वो क्लर्क पैदा करने के अलावा कुछ पैदा करती नहीं है। उदारीकरण के नाम पर जिस तरह के नए रोजगारों के अवसर आए हैं, उसके लिए खासकर ग्रामीण भारत और छोटे शहरों के युवा तैयार ही नहीं है। और जो सरकारी नौकरी लगातार कम होती गई हैं, सरकारों की दिलचस्पी भी है कि हमारा काम ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, हम तो गवर्नेंस करेंगे। नतीजा ये है कि जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची भी हैं, उनके लिए आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, तो ये पता नहीं होता कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होगा तो कितना फुल प्रूफ होगा, और जब नतीजा आएगा भी कब आएगा, उसको फिर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट में अटक जाएगा। कुल मिलाकर के जो सिस्टम बन गया है वो युवाओं में हताशा पैदा करने वाला है, और समस्याओं का समाधान मुश्किल नहीं है। जैसे कल आपने बताया कि किसी एक अधिकारी ने ये बयान दे दिया जी कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। मतलब इस तरह का बेहुदा बयान एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कानून सम्मत सभ्य समाज में एक अधिकारी साहब उम्मीद कर सकते हैं, और उसका रिएक्शन नहीं होगा, ये आप उम्मीद कैसे करेंगे फिर? अब जो अड़चन आ रही है, छात्रों का जो आक्रोश हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं, पटना में देख रहे हैं, झारखंड में देखा, दिल्ली में देखा, बाकी राज्यों में जेन अल्फा का आ रहा है, उसके पीछे है मुद्दे का राजनीतिकरण। कोई समस्या देख लीजिए, जिसका राजनीतिकरण हो गया उसका समाधान लगातार जटिल होता जाएगा। इसमें भी तो वो कह रहे हैं ना कि एक सेक्शन स्टूडेंट्स का है, वो कह रहा है बात करेंगे हम, ठीक है, अभी हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, मतलब आंदोलन जारी है, मार्च नहीं करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के बिल्कुल वही स्टूडेंट्स उसमें वही हमने झारखंड में देखा, वहां भी 2 गुट हो गए, वहां भी यही हुआ। तो जब राजनीतिकरण हो जाएगा तो समस्या का समाधान बहुत मुश्किल। 2 बातें जो आपने कही ना, कल कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअली 2 बातें उठाई भी हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनका मुद्दा, खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पोस्ट किया, उनका मुद्दा है आरक्षण ज्यादा।
तो उन्होंने बताया कि कैसे 2014 में जो है वो 15 में केंद्र सरकार में 4,21,000 पद खाली थे और ये 2024 में बढ़कर के 8,24,000 हो गए। अकेले रेलवे में 2,40,000 वैकेंसीज हैं, रक्षा क्षेत्र में 2,41,000 वैकेंसीज हैं, गृह मंत्रालय में 1,10,000 वैकेंसीज हैं, पीएसयू में 5 लाख से ज़्यादा जो हैं पद खाली पड़े हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाली जो परंपरा है कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की वो 19% से बढ़कर के अब 49% तक हो चुकी है सरकारी संस्थानों के अंदर। तो उनका कहना यह था कि भाई सरकार लगातार सरकारी पद जो है भर नहीं रही है, भर्तियां कम करती है ताकि उसको आरक्षण ना देना पड़े। इसमें तो चलिए, इसमें आरक्षण वाला एंगल है, सरकार ये बात तो सही है, अगर इतनी ही कीन होती सरकारी नौकरियां देने को लेकर के तो भर्तियां बढ़ती भी, और दूसरा इस तरह खाली नहीं पड़ी रहती है। जो मामला आप देख रहे हैं यही तो है कि भर्तियां टलती जा रही हैं, 2 साल से वो बीपीएससी की भर्ती नहीं हुई है। दूसरी एक रिपोर्ट नीति आयोग की आई है और वो भी जो है वो काफ़ी चिंताजनक है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट दावा कर रही है कि देश के अंदर इस वक्त लाखों लोग ऐसे हैं, 8 करोड़ 70 लाख नौजवान ऐसे हैं इस वक्त देश में, 15 से 29 साल के, जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी में नहीं है और ना कोई वो किसी स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब वो घर बैठे हुए हैं। उसमें एक्चुअली उन्होंने ये डेटा दिया भी है कि इनमें से ज्यादातर 88% लोग इन 8 करोड़ 70 लाख में से ये घरेलू कामों में व्यस्त हैं, घर में बैठे हुए हैं। आप सोचिए 15 से 29 साल, ये तो एजुकेशन और नौकरी का प्राइम होता है जब वो वर्कफोर्स में ज्वाइन करता है। इसके अलावा उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉलेज से पास होने वाले केवल 8.25% लोगों को ऐसी नौकरी मिल पाती है जो उनकी शिक्षा या योग्यता के अनुकूल होती है। तो ये दोनों बातें जो हैं ये बहुत चिंताजनक बल्कि खतरनाक हैं इस वक्त। सर ये जो रिपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से सारा संकट खड़ा होता है। बहुत बार ये होता है कि लोग बेरोजगार इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो काम करना चाहते हैं, यानी जिसके लिए उन्होंने योग्यता हासिल की है, पढ़ाई की है, वो नौकरी उनको नहीं मिल रही, ठीक है। और दूसरी तरफ जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनको भी वो योग्य लोग नहीं मिल रहे जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बड़ी बातें हैं। अब 15 से 29 साल के 8.5 करोड़ लोग कुछ काम नहीं कर रहे तो देश में परेशानी तो होगी ना, मतलब एक नाराज़गी, एक गुस्सा, एक तकलीफ बढ़ेगी। और जैसे अभी बिहार के बच्चों ने कहा कि वादा खिलाफी किया, सारे आंदोलन वादा खिलाफी के पर तो होते हैं। एक वादा खिलाफी होती है कि आपने चुनावों में वादा किया था कि भाई हम इतना रोजगार देंगे, इतना काम देंगे, इतना पैसा देंगे, वो नहीं मिला। उससे भी बड़ा है कि जब आपने आंदोलन के बाद जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया जी, जैसे जंतर मंतर का आंदोलन है, वो वादा करने के बाद, और मुझे लगा नहीं कि इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं था कि क्या वजह रही होगी, टेक्निकल वजह रही होगी कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया उनको मुआवजा देने में तो कौन सा, न तो कोई खजाने पर फर्क पड़ रहा है न क्या हो रहा है। वो एक ऐसा बड़ा मुद्दा तो नहीं था जिस पर काम नहीं किया जाना चाहिए था, वो तो मैं समझ रहा था कि तभी तुरंत हो जाना चाहिए। तो वादा खिलाफी होती है। दूसरी तरफ जैसे बिहार का मसला है, वहाँ पर ट्रिगर हो जाता है किसी और बात से, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो बातें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो सब वाजिब हों सबको। ये भी ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है कि वो जो मांग कर रहे हैं वो सब वाजिब है, लेकिन आप उनसे बात करके उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं चलता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। सरकारें आजकल तब दबाव में आती हैं या फैसला करती हैं जब उनको खुद पर संकट आ जाए। इसके अलावा वो कोई चिंता करके किसी का फैसला कर रहे हो, कोई आंदोलन के सामने झुक रहे हो या मान रहे हो, ऐसा कतई नहीं है। जब उनको लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब वो उस पर आती हैं, और फिर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उनको एग्जीक्यूट करने में ढीलम ढाल होती है। सर इसमें एक चीज पहले तो मुझे लगता है कि सभी सरकारों को, केंद्र और राज्य सब सरकारें हैं, नहीं, ये एक क्लैरिटी देनी चाहिए और ये एक भविष्य को देखते हुए एक राह तय करे ना कि हमारा रास्ता यही है। वो ये है कि आप सरकारी नौकरियां हैं कितनी, पहले तो सरकारें जो हैं ये भर्तियां टालती रहती हैं करती हैं। आप एक बार स्टूडेंट के मन में भी ये आ जाए ना कि भाई रास्ता अब सरकारी नौकरी नहीं रह गया, तो क्लियर करें उस बात को। लाखों बच्चे सरकारी नौकरियों के, अच्छा कितने लोगों को नौकरी मिलती है, कितने लोगों को नौकरी मिलती है? जो आप भर्ती निकाल रहे हैं उनको तो भर रहे हैं सर, वो नहीं भरना चाहते सरकारी, वो सरकार पर बोझ के नाम पर जो है भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट वाले क्यों करते हैं? मैं बताऊं, अब इसी को मैं कह रहा हूं, अभी जैसे बात हुई यहां पर कि सरकार चाहती नहीं है कि भाई हम इस बिजनेस को करें, ऐसा नहीं है। सरकार कर रही है गड़बड़, कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी पार्टी की हो, कि वो ऐसे तो नौकरी नहीं दे रहे और उसको आउटसोर्स कर रहे हैं।
आउटसोर्स क्यों करते हैं सर? आउटसोर्स इसलिए करते हैं ना, उसको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। तो पेंशन मत करो, आप बंद कर दो, पेंशन का काम खत्म कर दो, कोई पेंशन नहीं देंगे। नौकरी आजकल तो बहुत सारी नौकरियों में पेंशन नहीं हो रही, आप आउटसोर्स करके उसको उसमें क्या हो रहा है, सरकार के खजाने से भी पैसा पूरा जा रहा है और जो काम कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा। ये जो भी आप देख रहे हो और जितने राज्यों में अभी हमने देखा है, तो वही ना कि बच्चे के मन में सरकारी नौकरी का, उसके परिवार में भी जो सरकारी नौकरी का आकर्षण बना हुआ है वो खत्म नहीं होके दे रहा। देखिए, बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह ने जो बयान दिया, वो बेसिकली बयान अनजाने में दिया हुआ नहीं है। ये सरकार का और अधिकारियों का एटीट्यूड रहता है कि भाई हमें जो करना है हम करेंगे, आप कुछ भी चिल्लाते रहो, कुछ भी बोलते रहो, आपकी कोई परेशानी है। हमने जो तय कर लिया शिक्षा व्यवस्था में वही होगा, उसमें आपको नौकरी मिले नहीं मिले, पेपर लीक हो नहीं हो, हम हमारे हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को चलाएंगे। और जो नीति आयोग की कल जो रिपोर्ट आई है सर, वो रिपोर्ट बहुत आग खोलने वाली है। 40 करोड़ युवा हैं उस एज ग्रुप में, उसमें से 8.5 करोड़ लोग अगर युवा कुछ कर नहीं रहे तो आप मतलब एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे, एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे। वो उनको नीट के कैटेगरी में डाला है सरकार ने अंदर, कि जिसके अंदर है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, नीट के श्रेणी में उनको डाला हुआ है। और ये जो संख्या है, ये ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की पॉपुलेशन से ज्यादा है। ये बताइए, तो अगर इतना बड़ा यूथ अगर कुछ कर नहीं रहा है तो कभी ना कभी तो उससे गुस्सा फूटेगा। और जब ऐसे आंदोलन कोई छात्र शुरू करते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया, तो उसमें यह युवा पहुंच जाता है जो कुछ नहीं कर रहा है। वो पहुंचता है कि भाई मुझे सरकार की नीतियों के कारण कुछ मिला नहीं है, मैं सरकार की नीतियों के कारण मैं आज बेरोजगार हूं। तो वो ऐसे आंदोलन में अपना आंदोलन को देखता है और उसके अंदर चला जाता है। और जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो शुरुआत की थी, या मुझे लगता है जो राह दिखाई थी या जो चिंगारी लगाई थी, वो पूरे राज्यों के अंदर फैलना शुरू हो गई। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि 10 सितंबर से वहाँ छात्र आंदोलन करने वाले, बिहार में हो ही रहा है, रांची में इतना लंबा आंदोलन चला है। अब फिर 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। महाराष्ट्र में अलग अल्टीमेटम राज्य सरकार को वहाँ के छात्र संगठन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अलग छात्रों ने आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर दी है। अब सरकार के सामने समस्या है कि भाई छात्रों की समस्याओं से कैसे निपटे। और छात्रों का कोई एक यूनियन तो है नहीं कि आपने एक से बात कर ली तो समस्या का समाधान हो गया। कोई ऑर्गेनाइज, कोई रजिस्टर्ड यूनियन है नहीं। 100, 200, 500, 1000 छात्र किसी विषय पे इकट्ठे होते हैं, दूसरे छात्र किसी और विषय पे इकट्ठे होते हैं। आप सीजेपी वालों को कुछ भी कहो, आप उनसे सहमत हो नहीं हो, आपको लगे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, व्हाटएवर, इन्होंने राजस्थान वगैरह में जो किया स्कूलों में जा जाकर, हमने भी उस पर बात की कि वो एक ऐसी अराजकता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस दबाव का नतीजा है ना, 12,000 करोड़ रुपए बजट बढ़ा दिया, तुरंत रिलीज किया उन्होंने कि स्कूलों का रखरखाव करेंगे अपील के लिए पैसा। और एक आध स्टेट ने और भी थोड़ी अराजकता जरूरी है, नहीं तो आप त्रिपाठी जी कुछ बोले से ब्रेक का वक्त हो जाएगा। नहीं, मैं वही कह रहा था कि देखिए उसको 2 हिस्सों में देखिए। और मतलब थोड़ा सा जब ऐसे प्रदर्शन आते हैं तो एकांगी चर्चा होने लगती है सरकारी नौकरी को लेकर। जब हम बात कर रहे हैं 2004 में, तो लगभग 2 गुने 3 गुने का फर्क था प्राइवेट और पब्लिक में। और आज जानते हैं कितने गुने का फर्क है? बमुश्किलन 2 से 2.5 करोड़ कुल सरकारी नौकरियां हैं। और अगर प्राइवेट नौकरियों की बात करें तो 50 करोड़ से ऊपर लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। हम उनकी बात तो करते हैं जो मतलब पिछले कुछ समय में नौकरियां घट गई। अब जैसे मुझे एक खबर तब की याद आ रही जब मनमोहन सिंह जी आए थे, तो हुआ कि 12,80,000 से घटकर सिर्फ 8 लाख सरकारी नौकरियां रह गई। क्योंकि जाहिर है सरकारी नौकरियां घटे, सब कुछ सरकार चला नहीं सकती और चलाने की कोशिश करेगी तो ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल सही है। प्राइवेट नौकरियों की वजह से, और प्राइवेट नौकरियों ने इस देश को बनाया है। आप इसको समझिए, 90 के बाद जो मतलब एक उदारीकरण या जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ खोल देना, हम बहुत हाँ, यहां 2 हिस्से, एक सरकार नौकरी भर नहीं रही, एक हिस्सा चलो उस पे बात, लेकिन जो भर रही है वो समय से और बिना किसी गड़बड़ी के हो जाए, ये जरूरी। पुणे में राहुल गांधी ने एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था और उसमें जो बातें हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस किस्म के आरोप लगाए बीजेपी की सरकार पर, वो मामला बढ़ता जा रहा है। दरअसल उस प्रोग्राम में एक डेवलपमेंट तो यह है कि एक आदिवासी छात्रा उनसे आकर के मिली और उसने अपनी कुछ शिकायतें बताई कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, हमारे हॉस्टल में ये दिक्कतें हैं, मतलब रख रखाव की दिक्कत उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हम छुट्टी पे चले जाते हैं तो वापस आने पर हमसे प्रेगनेंसी टेस्ट तक लिया जाता है और मिनिमम एज जो है वो उसकी बात हुई कि भाई एक बार लगा दिया गया है कि इससे ज़्यादा उम्र का स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में नहीं रह सकता, और ये आदिवासी स्टूडेंट थी। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी कि देवेंद्र फडणवीस जी ये बातें मुझे एक आदिवासी छात्रा ने बताई हैं, आप इस पर क्या कर रहे हैं। तो इसका जवाब बीजेपी जो है अब राहुल गांधी को दे रही है और उनसे ही सवाल पूछ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिन आदिवासी बच्चे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो तमाम संस्थान तो कांग्रेस के से जुड़े नेताओं ने चलाए थे।
बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान आदिवासी स्कूलों का दुरुपयोग किया गया और राहुल गांधी को यह ड्रामा बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी के पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एक आदिवासी छात्रा शामिल हुई थी और उसने मंच से राहुल गांधी के सामने अनशन पर बैठे छात्रों के बारे में बताया था और अपनी शिकायत लिखित तौर पर राहुल गांधी को दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने आदिवासी स्टूडेंट्स की मांग को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी। अच्छा, ये भी बात कही है बीजेपी ने कि आप थोड़ा लेट से जागते हैं, देर से जागते हैं राहुल गांधी जी। आपकी जब उस स्टूडेंट से जो भी बात हुई, जो आपने जो चिट्ठी लिखी, उससे पहले वो अनशन खत्म हो चुका है। मतलब स्टूडेंट्स की बात सरकार से हो गई, सरकार ने बात मान ली, उनकी जो भी बातें थी उनको मतलब ठीक कर लिया गया और वो लोग अब शिकायत नहीं कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि वो मिनिमम एज हमने 30 साल कर दी है स्टूडेंट के हॉस्टल में आने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट वाली बात तो ये बिल्कुल ही फजूल की बात है, ये मतलब तथ्यों से परे, ऐसा कोई टेस्ट जो है नहीं मांगा जाता है अगर कोई छुट्टी के बाद स्टूडेंट वापस आती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लंबी छुट्टी के बाद स्टूडेंट ज्वाइन करता है दोबारा हॉस्टल, तो उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर हम लोग लेते हैं कि वो कोई उससे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, घर से दूर स्टूडेंट आकर के रह रहा है इसीलिए। लेकिन उसका प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। और देवेंद्र फडणवीस ने भी फिर रिएक्ट किया और उन्होंने इस सारी बात को जोड़ दिया फिर महिला आरक्षण से कि महिलाओं की इतनी बात करते हैं राहुल गांधी, तो महिला आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं? आपके नेता पुणे में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। समीर जी, पुणे के कार्यक्रम की विवाद खत्म नहीं हो रहे, कार्यक्रम खत्म हो गया। देखिए, अब राहुल गांधी को लगा कि इनका जो कार्यक्रम हुआ था बहुत सक्सेसफुल हुआ उस तरीके से, और जो शिकायतें मिली है तो उन्हें लगा कि भाई अब मुझे रोल मॉडल माना जा रहा है युवाओं का। मैं युवाओं के लिए गूंज कार्यक्रम शुरू किया और पुणे में उनको उम्मीद से ज़्यादा सफलता उनकी नज़र में, कांग्रेस की नज़र में थी उस कार्यक्रम को लेकर। तो राहुल गांधी ने तत्काल जो शिकायतें दर्ज हुई वो उस पर चिट्ठी लिख दी उन्होंने। लेकिन अब वही जो राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि भाई आप पहले पता तो कर लेते कि वो छात्रावास जो स्कूल वो कौन चला रहा है, वो कांग्रेस के समय चला रहे हैं। और आपको आधिकारिक रूप से बता दूं कि कांग्रेस के 70% जो लीडर्स हैं महाराष्ट्र के, वो सब किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर वो आदिवासी के नाम पर तो 2014 में तो बीजेपी की सरकार आई है। 2009 और 2010 में जब नारायण राणे का मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, उस समय तो एक बड़ा घोटाला हुआ था। यही कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासी को छात्रवृत्ति, आदिवासी को जो खाना खाने के लिए पैसा मिलता था, आदिवासी के लिए जो केंद्र से फंड आता था, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। 2 सेक्रेटरी और 1 मंत्री को उसमें इस्तीफा देना पड़ा उस समय के अंदर। तो कांग्रेस के समय आदिवासियों के साथ क्या हुआ है, ये राहुल गांधी को पहले देखना चाहिए कि उनकी सरकारों के समय क्या हुआ है। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी इस मामले को लेकर। राज्य सरकार ने बता दिया कि जो उम्र थी वो हमने बढ़ा दी है, खाने की क्वालिटी की शिकायत है। और ये जो राहुल गांधी करे प्रेगनेंट टेस्ट का, ये एक्चुअली मामला था 8-9 महीने पहले का मामला था। 2 लड़कियां बहुत लंबे समय बाद लौटी थी, तो उस समय उनके वार्डन और सुपरवाइजर ने कह दिया था भाई इतने दिनों बाद आयो, पहले आप अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करा के आओ, तब तक मैं आपको लूंगा नहीं। उस समय बवाल मचा था, उसने माफी मांग ली थी उसको लेकर। है तो नॉनसेंस बात है कि आप स्टूडेंट, तो उसने माफी भी मांग ली थी, उसके बाद कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद वो मुद्दा ऐसा नहीं था कि हर जगह टेस्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। ये वहां के एक जगह ने उसने बयान दिया था, उसके ऊपर बवाल मचा था, उसने माफी मांग ली थी। लेकिन मुझे लगता है कि उस वहां की वो लड़की होगी, एक स्टूडेंट सुना होगा, उसने उतना बोल दिया होगा कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा कहीं महाराष्ट्र में कहीं नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में बहुत बेहतर तरीके से आदिवासियों के लिए काम हो रहा है। अगला कार्यक्रम छात्रों की गूंज नागपुर में हो रहा है, आरएसएस वाले नागपुर में। हाँ, वो नागपुर में किस लिए कि नागपुर में अम्बेडकर जी का है ना, बौद्ध धर्म की दीक्षा तो अम्बेडकर जी ने नागपुर में ही ली थी। बौद्ध भूमि तो उनकी अम्बेडकर जी की वही बनी है, संघ मुख्यालय भी है। ओबीसी का एक बड़ा, दलितों का बड़ा वोट बैंक विदर्भ में आता है। नागपुर एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक है और कांग्रेस का एक आधार वहाँ पर रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब वहाँ पर दलितों की, ओबीसी की बात करेंगे, अम्बेडकर जी का संविधान की वहाँ वो जिक्र करेंगे। और नागपुर जाएंगे तो संघ मुख्यालय पर जिस तरीके से वो हमेशा हमला बोलते हैं, मनुस्मृति की बात भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मनुस्मृति वाली बात पर हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री ने उनको रिप्लाई दिया। अच्छा, हेमंता जी का तो पुराना स्कोर है जो उनको सेटल करना है राहुल गांधी के साथ, तो उन्होंने लिखा, बड़ा लंबा पोस्ट किया है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई वुमेन्स राइट्स के चैंपियन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये सारे मुद्दे उठाते हैं और ये महिला सशक्तिकरण का स्मोक स्क्रीन उन्होंने कहा, मतलब बहाना उन्होंने दरअसल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उठाया है।
फिर उन्होंने कहा कि इससे पहले जो उन्होंने, अच्छा कल किसी नेता ने बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी ने किसी डिबेट में बोला पितृसत्तात्मक, यह शब्द राहुल गांधी को किसने सिखाया? कहते कि ये इतना बड़ा संस्कृत का शब्द राहुल गांधी को किसने बताया कि ऐसा कोई शब्द होता है? इसका मतलब लिखा पढ़ा के ट्यूटर करके उनको भेजा गया था कि ये आपको कहना है। तो ये भी ये कह रहे हैं कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज जो है, क्या कभी उन्होंने शरिया में नहीं ढूंढा या शरिया में नहीं देखा उन्होंने कभी? उसकी बात उन्होंने की। वो कहते हैं कि शरिया ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन है, मतलब बेसिकली, और शरिया मुस्लिम समाज शरिया के इर्द गिर्द संचालित होता है, उसका गठन उसके इर्द गिर्द है, वो ये कह रहे हैं। मनुस्मृति तो कोई अथॉरिटी नहीं है हिंदू धर्म की, हिंदू समाज का कोई कोडिफिकेशन मनुस्मृति के हिसाब से तो हुआ नहीं है, ये वो पूछ रहे हैं। फिर वो उन्होंने कहा कि अब आप ये खुद सोचिए कि उन्होंने मनुस्मृति पर कितनी बार बात की है, शरिया पर कितनी बार बात की है। फिर आगे उन्होंने कहा कि हर हिंदू को राहुल गांधी की असल मंशा जो है वो देखनी चाहिए, किस तरह हिंदू धर्म को बदनाम करें। फिर उन्होंने शाहबानो जजमेंट की बात की कि महिला के अधिकारों की बात करते हैं। आपके पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, एक बूढ़ी मुस्लिम औरत जो कि तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता चंद 100 रुपए का चाहती थी, आपके पिताजी ने उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट से कानून बना के पलट दिया था। कहाँ की बात करते हैं आप महिला सशक्तिकरण की? ट्रिपल तलाक का विरोध आप करते हैं उसके कानून का। कर्नाटक में आपकी कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है। और फिर अंत में वो कहते हैं अगर महिलाओं के हकों की चिंता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी फिर आपको समर्थन करना चाहिए। सर ठीक बात कर रहे हैं, हेमंता जी भी ठीक, इसमें इस वजह से गलत तो कुछ नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ हेमंता जी भी ठीक बात कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वो पॉलिटिकल जवाब है, राहुल गांधी जिस तरह से कर रहे हैं उसका भी जवाब है। लेकिन मुद्दा क्या है? क्या पैट्रिकल जो सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जिसे राहुल जी कह रहे हैं, उस पर बात करना कोई अपराध है? ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। अपने ही समाज के बारे में बात करना कौन सा बदनाम करने की कोशिश है? उसका जो जवाब हो सकता है, उसमें बहुत सारी बातें सही हो सकती है, बहुत सारी बातें गलत भी होती है जो लोग कर रहे हैं। तो और ये भी बात ठीक है कि वो शरिया पर नहीं बोलते। जब वहाँ पर भी था, पुणे में भी हमने इस पर चर्चा की थी, एक बच्ची वहाँ पर थी जहाँ पर, तो उसको भी उनको बोलना चाहिए। यदि महिला सुधार को और वो सारी बात कर रहे हैं तो उस पर बात होनी चाहिए। और ये बार बार जब बात होती है ना मनुस्मृति की, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि मनुस्मृति हिंदुस्तान में न तो कोई कोड के तौर पे काम में आ रही है, कोडिफिकेशन में काम में आ रही है, न किसी परिवार में हिंदू समाज में काम आ रही है। लेकिन नहीं आ रही है तो आप क्यों परेशान हैं? कोई अगर बोल रहा है उसको, यदि नहीं आ रही है तो कोई मानेगा थोड़ी हिंदू धर्म में कोई। अच्छा आप बताइए, हिंदू सोसाइटी ने कोई पॉलिटिकल लीडर, 4 लीडर्स के अलावा कोई बोल रहा है हिंदू समाज में? क्योंकि कोई जानता ही नहीं, ना कोई उसकी परवाह कर रहा है, ना उसकी चर्चा कर रहा है। और यदि कोई बोल रहा है तो इसमें क्या आपत्ति, क्या है? नहीं, वो तो बात इंटेंट की है ना। फिर आप जो बोल रहे हो उसके पीछे क्या मकसद है? क्या मकसद, मतलब मकसद क्या होता है? किसी चीज पर, अपनी चीज पर किसी चीज की आलोचना करना में मकसद अच्छा, क्या ठीक है। अब देखिए, अब ये आप आज जब बात लाए, अच्छा ये मतलब ये मेरे आपके बीच की बहस नहीं, हम नेता जो आपस में नेता डिबेट की कर रहे हैं उसकी बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदू सोसाइटी इसके खिलाफ खड़ी होकर नहीं आई, क्योंकि वो जानती है इसका कोई हमारे से लेना देना कोई रेलेवेंस नहीं है। अब बीजेपी हम बार बार कर रहे हैं कि रेलेवेंस ही नहीं है इस बात। ठीक है, तो अब आपने कहा कि भाई मैंने कहा बल्कि राहुल जी भी गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, क्योंकि जिस काम का कुछ हो ही नहीं रहा। अब राहुल जी जहां चले गए तो फिर वहां कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वाकई असहज करने वाली होती हैं। अच्छा, निशिकांत दुबे, वो उन्होंने भी ऐसा लगता है गांधी परिवार की बीट ली हुई है। तो उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी आप तो फिरोज गांधी के पोते हैं, भारत के संविधान और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आप पारसी हैं और आप अल्पसंख्यक हैं, ज़ोरास्ट्रियनिज्म आपका कर्म है, आपको सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कुरान, इस्लाम, बाइबल, इन सब धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। आप हिंदू हैं ही नहीं हो ये कह रहे हैं, तो मनुस्मृति पर आप क्यों बोल रहे हैं? बल्कि आपको किसी भी और रिलीजन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप पारसी हैं, आप पारसी हैं, ठीक। अच्छा, फिर आगे उन्होंने एक जवाहरलाल नेहरू जी का कोट डाला कि मनुस्मृति के मनु और महर्षि याज्ञवल्क्य ये देश और सनातन धर्म के हीरो हैं, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये निशिकांत दुबे ने दावा किया है जी। देखिए, एक तो एक कई बातें ऐसी होती हैं जो निशिकांत जी सहमत नहीं है। आज उनकी बात से मैं एक एक शब्द से सहमत हूं। किस आधार पर राहुल गांधी ये सब कह रहे हैं? उनका ओरिजिन क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है? क्योंकि वो तो दिन रात धर्म जाति की बात करते रहते हैं।
और अगर वो महिला पुरुष की बात करते, सिर्फ महिलाओं की बात करते, तो क्या उनको स्कार्फ वाली जो पढ़ा लिखा कर जो लड़की लाई गई होगी पुणे में, जिसको स्कार्फ निकलना जरूरी होता है, मैं तो किसी को सचमुच किसी मीडिया को करना चाहिए कि पुणे में कितनी लड़कियां बिना स्कार्फ के या दुपट्टे के या मुंह बांधे बिना घर से नहीं निकलती, करना चाहिए। लेकिन जो हिजाब में लड़की खड़ी थी उसकी तरफ भी तो थोड़ा सा देख लेते और कहते हुए कि फेंक दो हिजाब यहां से। हिम्मत है क्या? पूरी तरह से राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। और मैं तो मतलब आमतौर पर ये कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन आज तो विजय जी मासूमियत दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मकसद का इसमें क्या है। सारी बात आप ही कह रहे हैं, आप ही कहीं बात देखिए तो मकसद समझ में आ जाएगा। नहीं, मकसद आप बोल लीजिए फिर। राहुल गांधी का मकसद हिंदू समाज को अपमानित करना है। राहुल गांधी का मकसद हिंदू पुरुष के विरुद्ध हिंदू स्त्री को खड़ा करना है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर हिंदू एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाएगा तो हमें मुश्किल कर रहा है, हम इतने वर्षों से उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो ये एक तरीका लेकर आते हैं। वरना क्या वजह हो सकती थी? आप वहां छात्रों को गूंज में बिल्कुल कहते महिलाओं की स्थिति है, ये है, चलो अपनी सरकार का ना आंकड़ा बताते, क्योंकि दूसरी कर्नाटक और हिमाचल या जहां जहां कांग्रेस, तेलंगाना, वहां तो कोई महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते नहीं, चलो भाजपा की सरकारों के खिलाफ करते, आपका वही काम है। लेकिन आपको जरा सा भी नहीं दिखा कि मुस्लिमों की क्या स्थिति है। और मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों की ये बड़ी अजीब स्थिति हो गई कि हमको मुस्लिमों की बात करनी पड़ रही। हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, लेकिन राहुल गांधी का इंटेंट है, मकसद जो पूछ रहे थे ना विजय जी, राहुल गांधी का मकसद है हिंदू मुसलमान देश में हो। वो परेशान है कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं पारसी हैं तो बोल ही नहीं सकते किसी और धर्म पर। ये बात तो इसमें क्या लॉजिक? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? बताइए। जब आप हिंदू धर्म पर बार बार टिप्पणी कर रहे हैं तो किस अधिकार से कर रहे हैं? तो हर आदमी हर चीज पे बोल सकता है। अरे आप डेमोक्रेटिक कंट्री है या हिंदू राष्ट्र है? आप स्त्री होने के नाते उनकी चिंता कर रहे हैं या हिंदू होने के नाते? पहले ये बताइए। अभी हिंदू होने के नाते भी करें तो उसमें क्या अभी इंटेंट पे मत जाइए। उनको टिप्पणी करने का हक तो है। नहीं है भाई, क्यों हक? बात है, क्या बात, क्यों हक है बताइए? अगर आप सुबह से रात तक हिंदुत्व को आप ISIS और बोको हराम से तुलना कर देते हैं, आपको हिंदू सिर्फ और सिर्फ तब याद आता है जब उसको अपमानित करना है, उसके खिलाफ टिप्पणियां करनी है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के सारे लोगों के जो चिंता होनी चाहिए वो आपकी बात में आनी चाहिए, लेकिन आपको क्या आता है? आपको हिंदू को अपमानित होने का मौका खोजना है। अच्छा चले ठीक है, आप कह रहे हैं उनको बोलना ही नहीं चाहिए। मैं आज ये कह रहा हूं कि उनको बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी नीयत साफ साफ दिख। सर मैं आ रहा हूं, आपको जवाब वरना तो नेता प्रतिपक्ष मैं तो इस पर तो मैं समझता हूं कि बोलना ही चाहिए कि उनके पास अधिकार है कि नहीं है। मान लीजिए निशिकांत जी की बात को मान लें कि वो पारसी हैं या हिंदू हैं या मुसलमान हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस पर नहीं जाता हूं। क्या उनको हिंदुस्तान में किसी धर्म पर बोलने का अधिकार है कि नहीं है? फिर निशिकांत जी रोज हदीस और शरिया सुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वक्त पर बोलते हैं, मस्जिदों पर बोलते हैं, उनको अधिकार है कि नहीं है? मैं तो उनके अधिकार की भी वो करता हूँ। ये देश की बात है या धर्म को इस तरह से आप करेंगे कि नहीं हिंदू धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है, फिर मुसलमानों को बोलने का अधिकार नहीं है, फिर मुसलमान हिंदू पर ना बोले, हिंदू मुसलमान पर ना बोले। ये देश की बात हो रही है, मैं उस पर जा रहा हूँ। जो बोल रहे हैं उसकी तो अलग बहस हो सकती है। आप देखें बात तो ऐसे ही बढ़ती है ना। अब उन्होंने चूंकि मनुस्मृति को बनाया, आपके साथ तो हम सहमत ही हैं कि सबको सब पर बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका मकसद भी तो दिखना चाहिए ना। मनुस्मृति केवल मनुस्मृति केवल धर्म पर कितने लोग 500 साल में कितने बड़े बड़े लोग बोले हैं, क्या वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं? सर वो भी सहमत है। आप बोलने से किसको रोक रहे हैं? रोक थोड़ी रहा हूं, बात कर रहा हूं। इंटेंट पर मकसद। सर ये जो हमारे यहाँ इसे मनुस्मृति से अगड़ा पिछड़ा करने का भी मौका मिलता है ना लोगों को, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। अब ये रिजर्वेशन को लेकर के अभी जो ये हमारे यहाँ विवाद शुरू हुआ, अच्छा आपने सोचा कि कहां से आया रिजर्वेशन का विवाद? अभी दिल्ली में रिजर्वेशन हटाने को लेकर भी एक आंदोलन खड़ा किया गया, कहां से शुरू हो गया ये सब? कोई बात रिजर्वेशन को लेकर कही गई थी? कहीं किसी नेता ने कहा हो कि रिजर्वेशन को रीथिंक करेंगे या कुछ करेंगे? किसी ने नहीं कहा। फिर क्यों? बल्कि वो राजनाथ जी का जरूर बयान चल रहा है कि किसी की क्या माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आरक्षण को हाथ लगा के दिखा दे। फिर ये विवाद शुरू कहां से हो गया? ये विवाद शुरू हुआ जंतर मंतर पर जिस तरीके की पॉलिटिकल फोर्सेस आई थी उनके जरिए, क्योंकि वहां इस किस्म के नारे लग रहे थे, आरक्षण के नारे लग रहे थे, वहां भी मनुस्मृति की बात याद दिलाई जा रही थी। अब इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट की एंट्री हुई, वो है योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने अलग अलग जातियों में बढ़ रही नफरत पर बड़ा बयान दिया। भी आपने देखा होगा कि वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में एंटी रिजर्वेशन को लीड किया था मूवमेंट को, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की, उनके खिलाफ भी केस हो गया है।
तो स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं अगर पिछड़े को एसटी समाज के व्यक्ति को बुरा भला कहना या गाली देना अपराध है तो ब्राह्मण को गाली देना भी अपराध है, क्षत्रिय को वैश्य को गाली देना भी अपराध है। दोनों बातों को बराबर अहमियत देनी चाहिए। और अन्याय तो एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज एससी एसटी का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। एससी एसटी का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो एससी एसटी को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को और न सन्यासी को। सन्यासी को गाली देना आजकल एक नया फैशन हो गया और आपस में समाज में ऐसे भेद की दीवारें खड़ी कर दी है, एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते। ऐसा नहीं होने देंगे। अरे साधु की जाति नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन वैसे बता दें कि ये इनका जो सरनेम है वो यादव है, स्वामी रामदेव जी का। मतलब जब लगाते होंगे तब लगाते होंगे, यादव कुल में पैदा हुए हैं और अब चूंकि ऋषि हो गए तो ऋषि तो ब्राह्मण हो जाता है। तो अभी बता रहे थे त्रिपाठी जी। खैर उनकी पीड़ा यह है कि भाई किसी को भी गाली देना, किसी की भी जाति बता के गाली देना अपराध होना चाहिए, ब्राह्मण के लिए भी होना चाहिए, वो एससी के लिए भी होना चाहिए। सर सौरभ जी, एक टिप्पणी तो मैं जो राहुल गांधी और इनका निशिकांत दुबे का जो विवाद है उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत का संविधान देता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को किसी भी मुद्दे पर संयमित भाषा में, शालीन भाषा में अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है जी। दूसरी बात आरक्षण की आपने कही। सभ्य समाज में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या उसके व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं हो सकता। जहां तक एससी एसटी का है उसके मामले में कानून बना हुआ है, अन्य जातियों के मामले में वैसा कानून नहीं है। तीसरी बात, ये आरक्षण का विवाद अचानक नहीं आ गया जी। एक तो जो जंतर मंतर पर हुआ उसमें जो नारे लगे और फिर थोड़ा 2024 में भी देख लीजिए कि उसके बैकड्रॉप में क्या है पॉलिटिकल। वो 2024 से है वो नारा आरक्षण का, संविधान का, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा, वो लोकसभा चुनाव में कि आरक्षण हटाने के लिए बीजेपी 400 पार का नारा दी वो। अच्छा हाँ। तीसरा, एक बात आपने ध्यान दी हो कि जो लोग जंतर मंतर पर आरक्षण में सुधार के नाम पर जुटे, विरोध के नाम पर नहीं, सुधार के नाम पर, उनके जो अगुवा थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी बिल्कुल, ऐसी खबर मैंने देखी है। हाँ मिले वो जाके। नहीं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, मिलना अलग चीज है। मैं अपनी मांगों को लेकर मैं आंदोलन कर रहा हूं, आपसे मिलूं, आप सत्ता में, समझ में आता है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं ना कहीं ज्वाइंट कंसर्न या ज्वाइंट, कहीं ना कहीं कुछ ज्वाइंट है। तीसरी बात, सरप्राइज एलिमेंट राजनीति में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, हमको कई बार लगता है। सारी चीजें पर्दे के पीछे, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, ये अगले चुनाव के लिए अपने अपने मुद्दों को धार देने की कोशिश है। राहुल गांधी चाहे मनुस्मृति के बहाने बात करें, चाहे जाति जनगणना के बहाने बात करें, चाहे आरक्षण के मुद्दे के बहाने बात करें, चाहे संविधान के, वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव जो उनको पिछले चुनाव में था उसको और आगे आगे ले जाने की कोशिश है। और बीजेपी जो काउंटर कर रही है, जो अटैक कर रहे हैं, हमको लग रहा है क्यों बीजेपी क्यों विचलित हो रही है। बीजेपी इसलिए विचलित हो रही है कि अगर राहुल गांधी का या अपोजिशन का जो एजेंडा है जातीय अस्मिता की पहचान का या आरक्षण के बहाने उसको उभारने का, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश जो हिंदुत्व को एक करने की रही है 2014 के बाद, वो पीछे हो जाएगी, खंडित होती है। अरे एक चिंता और है सर बीजेपी की, वो है कि सवर्ण वोटर नाराज ना हो जाए। अब ये जो एजिटेशन दिल्ली में अभी हुआ रिजर्वेशन के सुधार के नाम पर आपने जो कहा, वो भी सीधे सीधे सवर्ण लोग ही उसमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी, उनका मैं स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। अरे मैं तय ये नहीं कर पा रहा हूं कि ये जो है इनका समर्थन कर रहे हैं या अपनी सरकार की चिंता दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी निजी राय है, उनका कहना है मेरी निजी राय, पार्टी का इससे लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण में सुधार या आरक्षण में जो इसमें रैशनलाइज किया जाना चाहिए, ये सवर्णों की चिंता क्यों है? आप क्यों इसके बारे में बोल रहे हो? जिस समाज के SC ST OBC समाज की जिन जातियों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला,
उनको इसकी चिंता करनी चाहिए, उनको बोलने दो, सवर्ण समाज को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। एक बात उनकी थी। फिर उन्होंने कहा आपने वो जो ओबीसी की नियमावली बन गई थी उसको लेकर के सवर्ण समाज में बड़ी चिंता है, तो उन्होंने कहा इसके लिए मोदी जी को दोष मत देना, इतनी बड़ी भारत सरकार है, मंत्री के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी, पता नहीं किस अफसर ने लिख दी होगी एक लाइन, इसके लिए मोदी जी को क्यों दोष देना आप, और मोदी जी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दोनों बातें सुनिए। दलितों का आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण या ईबीसी का आरक्षण क्यों समीक्षा होनी चाहिए, और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया? मैं खुद सवर्ण हूँ कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों में आरक्षण जो है अभी भी 2598 जातियों को नहीं मिला है आज तक एक भी लाभ। तो ये इसकी चिंता वो 2598 जातियाँ करेंगी कि सवर्ण समाज करेगा? आपको 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला, मोदी जी ने मिला इसलिए क्योंकि मोदी जी सर्व समाज की चिंता करते हैं। आरक्षण कोई आर्थिक आधार पे नहीं मिला था, सामाजिक आधार के लिए दिया गया था, सामाजिक गैर बराबरी के लिए दिया गया था। वो है अभी भी, ये हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक उन 2598 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बताइए। हाँ देखिए, यहाँ भी बहस शुरू हो गई पीछे से। हाँ सर, आप बताइए विजय आलोक जी की बात पे। उन्होंने कहा कि ओबीसी नियमावली पे भी हमने कोर्ट में कहा है कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं, तो चिंता मत करो। देखिए, मुझे लगता है बहुत संवेदनशील मामला था और अजय आलोक उसके उचित प्रतिनिधि नहीं है बात करने के। वो पार्टी के प्रवक्ता जरूर है, इस मामले में उन्होंने सोच समझकर बयान देना चाहिए था। उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी को डैमेज करने वाला है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। जिस तरीके से यूजीसी पर उन्होंने कहा कि भाई मंत्री होते, अधिकारी होते, नीचे होते, किसी ने जोड़ दिया होगा, उस पर बवाल इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर मचा। क्या पार्टी के नॉलेज में नहीं आया? पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नॉलेज में, क्या सरकार के नॉलेज में नहीं है? सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देने गई। सरकार ने खुद ने कहा कि उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं। सरकार को उसको तुरंत वापस ले देना चाहिए था, ओबीसी को लेकर के हमसे भूल हुए, हम इसको वापस लेंगे। लेकिन चूंकि सरकार खुद होकर SC/ST के साथ सरकार ने एक 2 कदम आगे बढ़ते हुए ओबीसी का जोड़ दिया कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। कर तो सरकार का बचाव ही रहे ना। अब आरक्षण के नाम पर सरकार गिरी हुई है, सवर्णों के वोट का सवाल है। नहीं, ये आप कहने वाले कौन होते हो कि भाई सवर्ण दूसरे लोगों का जो रिजर्वेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका पक्ष रखना सवर्ण क्यों आ रहे हैं? वो खुद ओबीसी है, दूसरी जातियां हैं, क्यों सवर्ण उनका पक्ष नहीं रख सकते कि भाई इसके अंदर जिन लोगों को नहीं मिला उनको दिया जाए? ये अजय आलोक कहने वाले कौन होते हैं इस मामले को लेकर? बहुत शॉर्ट है सर, ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, अजय आलोक भाजपा में ही है। भाजपा में ही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा था कि इस समय इस चीज को मतलब आप बढ़ाना चाह रहे हैं या रोकना चाह रहे हैं? सवर्ण जिसको आप कह रहे हैं, पहली बात तो मैं बार बार निवेदन करता हूं, फिर कह रहा हूं कि सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा इस देश से खत्म कराइए सब लोग मिलकर। नहीं करा पा रहे हैं तो भैया क्यों नहीं बोलेगा? आरक्षण से उसको नुकसान हो रहा है, उसी की वजह से उसी की मारामारी, तो बोलेगा कौन? पार्टी है भाई वो, सीधे सीधे। और अभी हमने जहां से शुरू किया था, स्वामी रामदेव जी साक्षात उदाहरण हैं। पहली बात तो मैं बिना किसी बहस के कहता हूं कि यादव और ब्राह्मण के सामाजिक स्तर में मुझे तो अपने बचपन से कोई फर्क नहीं दिखा, सिवाय इसके कि यादव जी भी पंडित जी को देख के कहते हैं पंडित जी प्रणाम। लेकिन स्वामी जी को स्वामी जी प्रणाम कौन कौन नहीं कहता है? जरा बताइए, कौन नहीं कहता? बताइए। स्वामी जी तो यादव है ना, लोग बताते हैं, हमको अभी चर्चा हुई तो ध्यान में आया। स्वामी जी को एक बार भी किसी के मन में प्रणाम करते हुए आता है कि वो यादव है या किसी जाति के हैं? असली संकट यहां है। ठीक था सिर्फ SC/ST एक्ट को भी बाहर लाने के लिए, और उल्टा हो गया SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, आरक्षण का दुरुपयोग। राजनीति कहां ले जाना चाह रहे हैं, देश कहां ले जाना चाह रहे हैं, सोचिए। चलें सर, उत्तर प्रदेश का एक सर्वे आया है, उसकी बात कर लेते हैं। अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, सियासी हलचल खूब बढ़ी हुई है। वोट वाइब ने एक सर्वे किया है, ये आज ही सर्वे जो है वो जारी भी किया गया है। कई प्रश्न पूछे गए हैं, इससे वोटिंग पैटर्न का भी एक अंदाज़ा लगता है। ये उनका अनुमान है, सर्वे करने पर उन्होंने जो रुझान पाए हैं उसकी बात जल्दी जल्दी आपको मैं बताता हूँ। एक एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल इस सर्वे के अंदर पूछा गया है, ये ट्रैकर लगाया उन्होंने। बेसिकली ट्रैकर का मतलब अब ये छोटे छोटे अंतराल पर इसको जारी करते रहेंगे, उसमें देखेंगे कितना बदलाव हो रहा है प्रेफरेंस में, वोटिंग प्रेफरेंस में। तो 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार से आप कुल मिलाकर कितने संतुष्ट हैं? ये पहला सवाल है। पूर्णतः संतुष्ट हैं 29%, संतुष्ट हैं 12.6%, औसत या ठीक ठाक कहने वाले हैं 10%। तो इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये 50% से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो 50% से ऊपर या तो संतुष्ट है या वो ओके है, नाराज नहीं है। दूसरा है कि आप वर्तमान विधायक के कार्य प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं?
तो इसमें 15% पूर्णतः संतुष्ट हैं, 12%, 13% ऑलमोस्ट जो हैं वो ठीक ठाक संतुष्ट हैं, और औसत ठीक ठाक जो है वो 16.5। तो ये संख्या भी ठीक है। असंतुष्ट और लगभग आप बराबरी कह लें, ज़्यादा असंतुष्ट की तरफ हल्का सा ज़्यादा झुकाव आपको दिखाई देगा। आपकी राय में इस चुनाव का सर विधायकों की नाराजगी को लेकर आपकी राय में इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी 23%, महंगाई 12%, कानून व्यवस्था 10%, शिक्षा स्वास्थ्य 13%, किसानों के मुद्दे 14%, और इसके बाद भ्रष्टाचार, राम मंदिर चोरी विवाद 11%। मतदान करते वक्त आप सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं? पार्टी की विचारधारा 25%, विकास और जनहित के मुद्दे 22%, और उम्मीदवार व्यक्ति की छवि 15%, मुख्यमंत्री का चेहरा 13%। क्या आपने तय कर लिया है कि आप किसको वोट देंगे? 64% लोग कह रहे हैं हाँ हमने तय कर लिया है, अभी से 6 महीना पहले हमको पता है हमको किसकी सरकार लानी है। आपकी राय में उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 43.5% लोगों ने वोट दिया है, मतलब सर्वे में, और अखिलेश यादव के पक्ष में 35.5% लोगों ने। इनके अलावा मायावती के लिए लगभग 6% लोग कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। प्रियंका गांधी के लिए भी नाम देने वाले हैं, 3% लोग प्रियंका गांधी का भी नाम दे रहे हैं। कह नहीं सकते। योगी जी में अखिलेश जी में 9% का करीबन फर्क है। हाँ, ठीक ठाक गैप है, 9% का गैप है। अच्छा, अब ये वाला सवाल, आप 2027 चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को वोट देंगे? सीधे वोट पूछ लिया, वोट प्रतिशत ये मानना चाहिए इसको हमको। भाजपा गठबंधन 41.8%, सपा गठबंधन 38.7%, ये निकल करके सामने आया है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 2022 के इलेक्शन में ये जो वोट शेयर है ये कितना था। अलायंस का बताता हूं, तो एनडीए का अलायंस, चूंकि इसमें अलायंस का ही बताया गया है, तो आज जवाब आ रहा है 41.8% एनडीए। 2022 में ये था 43.82%, मतलब लगभग 2% का कमी। और एनडीए जो समाजवादी पार्टी का अलायंस है उसको वोट मिले थे 36.6%, वो उसको इस बार बताया जा रहा है 38.7%। तो यहाँ मतलब 2% तो वो वही वाले 2% हो गए ना वो वोट। लेकिन ये याद रखना चाहिए हमको कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सपा के साथ नहीं लड़ी थी, और सपा के 2 अलायंस पार्टनर सुभाषपा और आरएलडी वो इधर आ चुके हैं। तो खेमे जो हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। वोट शेयर की अगर आप बात करें तो दोनों में तकरीबन 3% का वोट प्रतिशत का अंतर जो है वो दिखाई देता है, जो पिछली बार लगभग 7% था। यानी इनका यह है कि मोटे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली पसंद है, 9 परसेंटेज पॉइंट से आगे हैं। वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखें तो पिछली बार की तुलना में अलायंसेज में लगभग 4-5% का अंतर आ रहा है। उठ रही है समाजवादी पार्टी, और एनडीए जो है वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। त्रिपाठी जी, देखिए वैसे तो मोटा मोटा इन्होंने सब घोषित ही कर दिया है, और तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ऐसा बता दिया है। लेकिन और सारे प्रश्नों पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे एक प्रश्न रोचक लगा है, और ये सामान्य मान्यताओं धारणाओं के विपरीत है। पूछा गया तो उसको फिर से अगर मैं गलत हूंगा तो ठीक कर दीजिएगा। 22 या 25% पार्टी है और 13% नेता है, अगर मैंने ठीक वो सुना है। पार्टी आइडियोलॉजी पर सबसे 25% पार्टी आइडियोलॉजी और 13% नेता है। मुख्यमंत्री का चेहरा 13.5%। अगर ऐसा है तो ये योगी जी के लिए चिंता की बात है। अच्छा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सीधे आएगा कि योगी यानी नेता के तौर पर 30%, 35%, 40% या 50%, और फिर पार्टी। लेकिन पार्टी अगर 25% और 13% योगी आदित्यनाथ हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसको जो राजनीतिक तौर पर जो विद्यार्थी हैं, जानने वाले हैं, इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये लीडरशिप को मैसेज के तौर पर करें आप? नहीं, आप किसी भी तरह से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो सामान्य धारणा है ना कि भाई योगी के पीछे सब कुछ चल रहा है, एक ये। दूसरा एक इसी पर आगे के जो मैंने 3-4 चीजें नहीं पढ़ी थी, क्या उनको योगी से आप सीधे जोड़ेंगे? मुझे लगता है जोड़ सकते हैं। विकास और जनहित के मुद्दों पर 22% लोग कह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना या ना मिलना को 4% कह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ 4%, राज्य सरकार का प्रदर्शन 4%। तो है तो ये भी मुख्यमंत्री ना फिर से आप वो ठीक बात कर रहे हैं। ये जब आप कहते हैं योजनाएं,
तो योजना विकास ये तो केंद्र के हिस्से में जाता है ना, इंप्लीमेंटेशन राज्य के हिस्से में जाता है। इसको आप मतलब किसी भी तरह से देखें, मूल बात क्या है, लीडर के तौर पर मुझे ऐसा लगता था कि सर्वे में आएगा कि 30 या 40% नेता के ऊपर जा रहा है। अगर 13% नेता और 25% पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, तो ये एक तो मुद्दा है। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि भाई आखिरी आपने क्या कहा था, 4% वाला कौन सा था, एक 4% बताया। हाँ, इसी में राज्य सरकार का प्रदर्शन, राज्य सरकार का प्रदर्शन। अगर राज्य सरकार का प्रदर्शन पे 4% लोग वोट कर रहे हैं तो फिर तो योगी जी के लिए नए सिरे से चिंता की बात है, समीक्षा की बात है, तैयारी की बात है। अगर राज्य सरकार के प्रदर्शन पर 4 लोग और नेता के तौर पर 13%। ये बात आप ये तब कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं साथ में कि ओवरऑल ये फेवरेबल दिखा रहा है। ओवरऑल तो फेवरेबल है, बीजेपी की सरकार आएगी। मतलब मैं बिना सर्वे के मानता हूं कि फेवरेबल है, अभी योगी जी के पक्ष में है। और मैंने तो अभी वो पता नहीं आगे शायद वो बयान आप दिखाएं जिसमें योगी जी ने कहा है, अगर वो कहा है तो मैं पहले बोल दे रहा हूं, वो जो कहा है ना कि मैं 3400 नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियां नियुक्ति पत्र बांटूंगा। अगर 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र योगी जी ने बांट दिया तो फिर तो यार सारे सर्वे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज जो मुझे जिसकी ओर ध्यान विजय जी ने दिलाया, इसकी भी बात हमको करनी चाहिए। इसमें सामाजिक वर्ग, जाति और दूसरा आयु वर्ग, उनकी प्रेफरेंस क्या है। तो पहले ये देखें कि आयु वर्ग जो है वो क्या कह रहा है। 18 से 34 ये अभी भी बीजेपी के लिए बता रहे हैं कि इनके हिसाब से 18 से 24 ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। इसमें 50% सरकार के प्रति जो है वो 50% दूसरी ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 18 से 24 में 38% लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, 44% अखिलेश यादव के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 45+ इसमें बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, 60% से ज्यादा पॉपुलैरिटी इस आयु वर्ग में दिखाई दे रही है। 70% पर जी। और अगर जातिगत समूहों की बात करेंगे, अपर कास्ट में बीजेपी बड़ी मात्रा में पॉपुलर है, 71% के करीब। मुसलमानों में 63% समाजवादी पार्टी गठबंधन। ओबीसी में यादव समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान दिखा रहे हैं, गैर यादव ओबीसी वो भाजपा के प्रति रुझान दिखा रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट में दिखाई दे रहा है 34% समाजवादी पार्टी और 40% भाजपा और 20% अभी भी बसपा के पक्ष में। बीएसपी के लिए अभी भी वोट वहां पर है। बसपा का वोट अभी भी गिरा पड़ा भी 10% वोट है। हर हाल में जो है वर्स्ट केस में भी 10% वोट जो है जी हाँ मायावती जी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या निष्कर्ष निकाले इस सर्वे का? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की उम्मीद हम लोग कर रहे थे, पहले चर्चा भी की है यूपी को लेके, उसके मद्देनजर तो ये थोड़ा सा मुझे निराशाजनक लगता है बीजेपी के लिए। जी। अगर योगी के 10 साल के शासन के बाद भी और अखिलेश 10 साल से सड़क पर हैं, तमाम मुश्किलों में हैं, फासला उनके और योगी जी के बीच में कुल 9% का है, वो चिंताजनक है। परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो उसमें फासला बल्कि और कम हुआ है। बीजेपी 2% लूज कर रही है, एसपी 2% गेन कर रही है। और ये तब है जबकि एसपी के 2 बड़े अलायंस पार्टनर अपने अपने क्षेत्र में वो बीजेपी के साथ चले गए। तीसरी बात, अगर युवा वर्ग में नाराजगी है तो जो हम लोग चर्चा जंतर मंतर से लेके उसके संदर्भ में करते रहे हैं कि कहीं न कहीं युवा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के या बाकी चीज़ों से उठ करके अपने मुद्दों पर सोच रहा है और अपने मुद्दों पर मन बना रहा है। ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि 2014 में और 2019 में भी युवा सबसे बड़ी ताकत रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके साथ एकजुट था। अगर वो वहाँ से खिसक रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो चिंता की बात है। तीसरा, यूपी के संदर्भ में कहा जाता है कि योगी मोदी के बाद सबसे बड़ा बीजेपी का फेस है, सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है। लेकिन उनके नाम पर या उनके चेहरे पर 13% वोट मिल रहा है कुल, बीजेपी के नाम पर उनसे ज़्यादा वोट मिल रहा है। और राज्य सरकार के कामकाज पे खाली 4 या 4.5% वोट मिल रहा है। अब इसको अगर मैं 5% मोदी जी के नाम पे भी है ना। अब अगर मैं इसको समअप करूं 2022 के मद्देनजर एक बात कह सकते हैं कि अगर रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो बीजेपी के लिए और योगी जी के लिए मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पहले जैसा जलवा नहीं है। चुनाव चोरी किसको कहते हैं आप? मतलब अब तो खेमे तो बटे ही हुए हैं प्रॉपर। रीअलाइनमेंट तो होगा चुनावों से पहले। नहीं,
तो अभी भी पार्टियों की इधर उधर जाने की गुंजाइश की बात कर रहे हैं या? पार्टियों की भी हो सकती है, मैं नकार नहीं रहा, और नेताओं का तो आवागमन होगा ही होगा। अच्छा, सर नेताओं से तो बहुत नहीं बदलेगा। अगर नेता जाएंगे तो कितना बदलेगा, पार्टी जाएंगी तो बदलेगा। बट अदरवाइज इस सर्वे की निष्कर्ष ये है कि भाई बीजेपी माइट रिटर्न फॉर द थर्ड टाइम। बिल्कुल रिटर्न कर सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि एमएलए के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, सर वो हर चुनाव में आती है। हाँ, वो हर चुनाव में उनके टिकट आपको बेरहमी से काटने हाँ, समीर जी, सर ये सर्वे अभी आया है, इसी से मतलब मैं तो अभी की वास्तविकता बता दूं कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो योगी जी 2/3 मेजोरिटी सरकार बना लेंगे इस बार। अखिलेश यादव कांग्रेस का गठबंधन 100 सीटों के ऊपर नहीं जा पाएगा सर, किसी भी स्थिति में। एक तरफा सरकार योगी जी बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, ये कोई समीकरण काम नहीं करेगा कि नेता उधर चला गया या गठबंधन में पार्टी बदल गई। योगी आदित्यनाथ का 2017 से लेकर जो वहां पर काम रहा है और अखिलेश यादव का 2012-17 का काम रहा है, जनता उसी के आधार पर वोट करेगी। जनता याद करेगी 2012-17 के बीच में क्या था और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2026 तक देश को क्या दिया, कैसे शासन चलाया है। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह का शासन कैसा था, तो ये सब जनता देखेगी। और मुझे लगता है कि ये सारे सर्वे जो है ये सारे ध्वस्त होने वाले। एक तरफा योगी आदित्यनाथ मोदी योगी के नाम का चुनाव है ये, पूरा योगी और मोदी के नाम पे चुनाव है। और मोदी और योगी मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो 1 और 1 11 होने वाले हैं, कोई उनके सामने टिकने नहीं वाला है। एक तरफा आंधी चलेगी योगी जी की। आप तो असहमत हैं साफ साफ इस सर्वे पूरी तरीके से असहमत हूं। 2/3 मेजोरिटी से योगी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर 100 सीटों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनकी। अच्छा सर बताइए आप। जैसे 2024 में तो 80 सीटें आई थी ना भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, नतीजों से पहले तक। तो सर ये तो महाराष्ट्र में भी आई थी। महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें आई। विधानसभा में क्या हुआ उसके बाद 9 महीने के बाद 172 सीटें बीजेपी जीत गई। कि ये मैं आपको 4 राज्यों को उदाहरण दे दूंगा कि लोकसभा में क्या रहा, उसके बाद विधानसभा में क्या हुआ। तो आप लोकसभा को विधानसभा का परिणाम लेकर नहीं चल सकते। वो 2.5 साल बाद, महाराष्ट्र में 6 महीने बाद चुनाव हो गए थे उसी साल। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं सर्वे पर। इसको मतलब हम लोग इस पे वो क्या भाई, सही सर्वे है गलत, कोई अटल सत्य नहीं है। हाँ, सर्वे कोई अटल सत्य नहीं है। है। सर्वे उनकी अपनी एक्सरसाइज है और अभी तो फास्ट ट्रैकर वो उनका है और अभी बहुत दूर है चुनाव। और वैसे अच्छा होता है कि जिसने सर्वे किया हो वो भी खुद मौजूद हो चर्चा में। मौजूद रहे वो तो नहीं वो है, अच्छी वहाँ बात। दिल्ली में ही नहीं, हमने तो सोचा था क्यों। हाँ, तो वो रहे तो ज्यादा अच्छा बात है। लेकिन वही कह रहा हूँ, इसमें योगी जी आगे दिख ही रहे हैं सर्वे में, जितना दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो हर्ष जी ने बात की वो एक बड़ी बात है, चिंता की है कि नहीं है, लेकिन ये मार्क करने की बात तो है कि योगी जी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था उसमें, कि भाई योगी जी के नाम पर ये चुनाव जीतना, बाकी तो सब साथ है। जैसे देश में आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं ना, और ये कहते हैं कि 20% वोट 10% वोट तो उनके नाम का एक्स्ट्रा आता है, बड़ा आता है, तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। पहली चिंता 10 साल बाद भी इतना होना सर, मैं कम उपलब्धि नहीं है। इसमें क्या बहस आज थोड़ी है। मोहन यादव का नाम ले लीजिए, किनके नाम पे चुनाव, आप भजनलाल के नाम पे ले लीजिए चुनाव का, ये कितने जनता वोट अरे, देंगे। इस पे बहस नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, वो तो जो होगा वो होगा। दूसरी जो बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए वो यूथ को लेकर है, युवाओं को लेकर। इसलिए मैंने आपको थोड़ा ध्यान दिलाया, क्योंकि 50% यूथ यदि आज खिलाफ खड़ा हुआ है तो ये वो, लेकिन उस मतलब उसको कंपनसेट कैसे कर रहा है। जो 45 वाले हैं वो तो 70% लोग उनके साथ हैं। जी हाँ, तो ये भी एक सच है कि भाई वो कितना है, लेकिन यूथ जो है वो खिलाफ खड़ा हुआ है। बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। और उन लोगों के लिए जो आप संसद में चढ़ावा चोरी का पूरा वो कर रहे थे प्रहसन, वो इशू वहां पर है नहीं। 11% लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत issue ज्यादा। नहीं है। तो इसका मतलब चढ़ावा चोरी, जो हम पहले भी बात करते रहे कि चढ़ावा चोरी मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन का इशू नहीं बनेगा। तो बेरोजगारी और यूथ दोनों, बाकी सब चीजें मेरे ख्याल से साम्य में है। वो कि भाई अपर कास्ट हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, मुसलमान वहां पर कर रहा है, दलित में गैर यादव और है, गैर जाट, बीजेपी के तो साथ उसमें कोई है, बहुत शेड्यूल बड़ा कास्ट वो वोट भी नहीं है है। बीजेपी के और साथ है। विधायकों के खिलाफ ही नाराजगी होती है। कोई ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि ठीक है। पार्षदों के चुनाव करवाएंगे तो उसमें 80% के खिलाफ होगा। इसलिए जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल चिंता के हिसाब से बीजेपी को उस पर फोकस करना चाहिए, यूथ को लेकर। देखिए, एक और चीज मैंने जब देखा, इस सर्वे के लिहाज से हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं, जिसमें है कि क्या आप पक्के तौर पर अपना मन बना चुके हैं। तो अब इसको मैंने सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके की समीक्षा, अलग अलग तरीके, 64.4% मन बना चुके हैं। अब जैसे ही आता है तो योगी जी के समर्थक कहेंगे देखा 64.4 मन बना चुके हैं, दिक्कत क्या है। फिर लेकिन इसको जरा ध्यान से सोचिए, जो मुकाबला है वो नजदीकी हो रहा है। इसका मतलब अगर उधर भी मन बनाया है अखिलेश जी के लिए, होगा ना, तो वो दोनों का हुआ। फिर आप जरा देखिए, लेकिन वो 19% जो वोट है, 19% स्विंग वोटर 8.7% और 8%।
ये अगर मैंने इसको देखा सीधे उसको। सीधे मिलाएं तो लगभग 36-37% हो जाता है सर, जो अनडिसाइडेड है। जो अनडिसाइडेड है। और वही तो किसी decide भी करता है। इलेक्शन में अगर इतनी बड़ी संख्या अनडिसाइड, हम चूंकि सर्वे पर ही बात कर रहे हैं और किसी पर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं भी टर्न मार सकते हैं। और अभी चुनाव को 6 महीने बचे हुए हैं, और तो दोनों के लिए ये अच्छा कि आपने याद दिला दिया। 64% इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा तो पार्टी वोट है ना, बीजेपी का, भाई 64 समाजवादी तो दोनों पार्टी, तरफ है समाजवादी ना। पार्टी, सबका वोट मिलाकर है, वो तो कमिटेड वोटर कमिटेड वोट। कमिटेड वोटर है, बिल्कुल। बट स्वभाव मैं नहीं, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। ये 36-37% अनडिसाइडेड यूपी जैसे स्टेट में, मतलब मुझे नहीं लगता कि Actually जब सर 40-37% स्विंग वोट होता है कहीं क्या? जब अनडिसाइडेड कहते हैं हाँ। तो इसको आप समझिए ना, 64% कह रहे हैं हम पक्का तैयार वो हैं। तो कमिटेड है ना। तो 64% तो यही हुआ ना, जो ये वोट आपको सामने दिख रहा है गठजोड़ का, जो मैं इसमें कह भी रहा दिख हूं, रहा मैं है। आप सर्वे छोड़ दीजिए, आप तो हाँ, वो यूपी, संख्या आप तो बहुत यूपी बड़ी के है, हैं। मुझे भी ये लगता है। भाई अगर यूपी का 100 आदमी में इतना- 37 मुझे- वोटर मुझे क्या ऐसा संख्या हो सकता है 15-20% लगती है। जो कहीं का कहीं भी चला जाए। हमने उसको टोटल भाई यूपी जैसे स्टेट में योगी जैसे चीफ मिनिस्टर, मोदी जी की सेंट्रल सरकार, इतने और हाईली पोलराइज इलेक्शन होगा, उसमें 37% वोटर कह के हमको मालूम ही नहीं हम किसको वोट करेंगे। और अब मुझे अनबिलीवेबल सी मालूम बात नहीं है। करा, वो कह रहा है अभी हमने तय नहीं किया, सर देखेंगे। तय करने का यही मतलब यही होता है। हाँ, आज की लेकिन- तारीख में जो अखिलेश यादव सर, का आज है वो है, जो 6 बीजेपी का महीने- है वो है। यदि 6 महीने पहले तय हो गया तो फिर सारा अगले 6 महीने क्या करेंगे, फिर पार्टियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन की बात है करता ना। हूं। लेकिन भाई, इसमें एक आखिरी लाइन है, उसको भी आप देख लें, जो बहुत मतलब वैसी लाइन है, ट्विस्ट वाली। वो है कि जब सब लोगों से पूछ लिया और उनसे पूछा कि आपको लगता है कि कौन जीतेगा, तो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है कि 41.2% पर एसपी जीत रही है और 41.1% पे बीजेपी जीत रही है। हाँ, मतलब वो परसेप्शन का सवाल है कि Perception का आपके सवाल। हिसाब हाँ, से, तो- जैसे मेरे से इनसे पूछा आप किसको वोट देंगे, इन्होंने मान लीजिए कह दिया भाजपा। इन्हीं से पूछा अच्छा लेकिन सरकार कौन बनाएगा, हाँ। इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की तो वो सरकार आ वैसा, सकती है। तो वो क्लोज पर कॉन्टेस्ट perception है। वाली बात। तब आप 36% वाले को ठीक मान लीजिए। हाँ, तो ये वाला आंकड़ा close मैंने नहीं contest देखा था। मतलब मुझे इसका लगता है मतलब क्या हुआ मैंने पूरा कि हम भले, आखिर चर्चा क्या हो रही है कि जो भाजपा का वोटर है वो क्या किसी डायलेमा कंफ्यूजन में है, जो सपा का वोटर है वो कोई क्या नहीं है किसी डायलेमा कंफ्यूजन में है, उसी की तो लड़ाई है ना। चलें, अच्छा अगली खबर मैं आपको पंजाब की खबर बता देता हूं। ये तो यूपी का एक सर्वे आया था, तो पंजाब में कल बीएल संतोष जी 2 दिन के दौरे पर एक्चुअली पंजाब गए थे। आज भी वो पंजाब में ही हैं, जो संगठन महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाजपा पंजाब में सारी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज भी पार्टी के एक और लीडर ने कंफर्म किया इस बात को कि हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं अभी भी। लेकिन बहुत सारे विद्वान, जर्नलिस्ट, समीक्षक, सबका कहना है कि इसको आप ये चैप्टर क्लोज मत मानिए। मतलब अकाली दल और बीजेपी के बीच अलायंस अभी भी मुमकिन है, ऐसा कई लोग मान रहे हैं। बीएल संतोष जी का ऑन रिकॉर्ड हालांकि स्टेटमेंट है कि हम सारी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है, एज ऑफ नाउ। ये तो पार्टियां कहती है ना कि हम सारी सीटों की तैयारी करके रखेंगे। ये तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि भाई 300 सीटों की हम भी तैयारी कर लें, 300 सीटों की कांग्रेस भी तैयारी कर ले, नहीं 400 800 सीटों की तैयारी कर लेंगे हम। लेकिन क्या वाकई में अकाली दल के साथ संभावनाएं कम हो रही हैं या समीर जी, या बस ये अभी प्रेशर बिल्डिंग है? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को संदेश दे दिया कि भाई चुनाव तो हम अपनी शर्तों पे लड़ने वाले हैं, चुनाव हम हमारी तैयारी से लड़ेंगे और चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने वाले हैं। भले ही ये कहा जा सकता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत जनाधार नहीं है वोट बैंक के हिसाब से। अगर आप देखें लोकसभा का परिणाम देखें या विधानसभा का परिणाम देखें, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कहीं नजर नहीं आती अगर इन आंकड़ों को देखें। लेकिन पिछले समय, जिस लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जमीनी स्तर पर जिस तरीके से संगठन के लिए काम कर रही है, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वर्ग टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। और संदीप पाठक ने जो रिपोर्ट दी है, जो पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए देख रहे थे, उसके भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि भाई आने वाला चुनाव में बिना भारतीय जनता पार्टी के मदद के कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि सरकार में किसके साथ बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी बुरी हार की तरफ अग्रसर हो रही है वहां पर। ठीक है कि 117 में से उसके 92 से 93 एमएलए थे उसके पास। कांग्रेस जिस तरीके से अभी चन्नी का जो विवाद चल रहा है, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी वहां पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, संघ जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहा है, चन्नी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि 55 से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत स्ट्रांग स्थिति में पहुंच चुकी है। सर, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है, मतलब कुछ लोगों का यह मानना है कि बीजेपी एक्चुअली बराबर की सीटें डिमांड कर रही है अकाली दल से।
कुछ 45-50 पे भी मान जाए शायद, इतनी भी अगर अकाली दल तैयार हो जाए। दूसरा, सीएम फेस कोई डिक्लेयर नहीं होगा, मतलब बादल साहब को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए भी बीजेपी अभी ये उनको assurance नहीं देना चाहती है। और वो उनको लगता है, अच्छा दोनों पार्टियों को हालांकि लगता यह है कि बेहतर प्रदर्शन अलायंस में ही होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सौरभ जी, बिहार में अमित शाह जी ने क्या कहा था, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तो बीएल संतोष उनसे बड़े नेता तो है नहीं। तो ये एक आपको चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ता का, अपने समर्थक का मनोबल बढ़ाने के लिए कहना ही पड़ता है, और तैयारी आपको हमेशा इस स्थिति में रखनी पड़ती है कि अकेले भी लड़ना पड़ता है, बात बिगड़ जाए तो। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी लगातार बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन मेहनत के लिए पैरों तले जमीन चाहिए, जो पंजाब में बीजेपी के पास बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरी बात, अभी जैसे समीर जी ने कहा कि बिना बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो बीजेपी किसके साथ बनाएगी, कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के? ऑप्शन क्या है? तो अगर वही ऑप्शन है तो आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का है या मैरिज ऑफ कंपल्सन का है, उसको पहले कर लीजिए, वोट को डिवाइड क्यों करना है? माहौल बनेगा। अब जो लड़ाई है वो सिर्फ बार्गेनिंग की है। अभी तक बीजेपी जब तक अकाली दल के साथ थी, किसान आंदोलन के दौरान दोनों अलग हुए, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही, अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहा और बहुत बड़े भाई की भूमिका में रहा। तो अकाली दल के साथ बीजेपी बराबरी का रिश्ता चाहती है विधानसभा में, और लोकसभा के लिए भी अगर बात होगी तो ये बात होगी कि लोकसभा में हम बड़े भाई। आपको ज्यादा संभावनाएं क्या लगती हैं? अलायंस होगा? अलायंस होगा, 99.9% होगा, 0.1% इसलिए छोड़ देते हैं, राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिना अलायंस के ना अकाली दल का कुछ बनेगा ना बीजेपी का कुछ बनेगा। सर देखिए, बीएल संतोष जो कह रहे हैं इसको कोई ऐसे नहीं लेना चाहिए कि बहुत आपत्तिजनक, कोई भी पार्टी का लीडर वहां जाएगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ यही बात करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ तो मैं ये इतना मानता ही हूं कि बीजेपी अकाली दल के साथ चुनाव लड़ेगी। एज ऑफ नाउ मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, 90% चांस, जो 80% कह लें, जो भी कह लें, अकाली और बीजेपी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी इस स्थिति में तो कतई नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़कर कुछ कमाल कर ले। बीजेपी के साथ अकाली दल कमजोर भी हो गया, लेकिन उसका एक वोट बैंक है, और सिख और हिंदू राजनीति का जब मेल होगा तो वो 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। नहीं, वो होते रहे। हाँ, मतलब तो इसलिए कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। और जैसे अभी राजकुमार जी ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ तो नहीं बनाएंगे सरकार, आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बीजेपी और अकाली साथ साथ चुनाव लड़े। ठीक है सर। भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है। अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स समिट होगा, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की बहुत संभावना व्यक्त की जा रही है। और 7 साल के बाद शी जिनपिंग दोबारा भारत आएंगे, और इस बार बताया जा रहा है बड़े बल के साथ आएंगे। 400 अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके साथ आ सकता है। जानकार लोगों ने यह भी बताया है कि होटल बुक हो रहे हैं दिल्ली में, मतलब तैयारी पूरी है अभी तक। अब जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये सवाल एक्चुअली चीन के विदेश मंत्रालय से हुआ भी, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली में जानकार सोर्सेज जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था वगैरह की जा रही है शी जिनपिंग के आने की संभावना को लेकर के। इससे पहले वो 2019 में भारत आए थे। शी जिनपिंग का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब 2020 में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प भी हुई थी। दोनों देशों के बीच काफी तनाव रहा, सेनाओं का काफी जमावड़ा भी रहा। अब शी जिनपिंग की संभावित यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक रीसेट करने के तौर पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री चीन जा चुके हैं, पिछले साल ही गए थे मेरे ख्याल में। तो संभावनाएं हैं कि दोनों देश जो हैं जटिल मुद्दों पर भी आगे बढ़ेंगे। भारत इस साल 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। शी जिनपिंग की मौजूदगी से न केवल ब्रिक्स के एजेंडे पर नजर रहेगी, बल्कि भारत चीन संबंधों की स्थिति की चर्चा भी केंद्र में रहेगी। एक और बात जो रिपोर्ट की जा रही है वो ये, ऐसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो भी चीन में है, वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हो रही है, वहाँ के उपराष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हो रही है। वहाँ के विदेश मंत्री और अजीत डोभाल साहब दोनों देशों के जो हैं वो प्रिकर्सर के तौर पर भी देखें ना। हाँ, एक तो इसका प्रिकर्सर हो गया भूमिका बनाने के लिए इस दौरे की, और दूसरा वो जो सीमा विवाद है उसको लेकर के ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों देशों के, कि मतलब ये सीमा विवाद पर कॉल ले सकते हैं दोनों देशों के नजरिए से। एक ये बात मैं बता रहा था आपको कि रिपोर्ट हो रही है कि शायद इस बात पर सहमति बन जाए, अगर ये होगा तो बहुत बड़ी बात है, कि जो हमारी सीमा का चीन के साथ लगने वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा विवादित नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश से जो सीमा लगती है, दूसरा उत्तराखंड से जो सीमा लगती है लद्दाख की,
उसकी तिब्बत की, तिब्बत वाली। ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं है, तो इनको कम से कम इंटरनेशनल बॉर्डर और बिल्कुल सहमति करके क्लियर कर दिया जाए। बचेगा क्या? अरुणाचल प्रदेश सबसे जटिल, और उसके बाद बचेगा पूर्वी लद्दाख, जहां बार बार हमारा वहाँ ज्यादा है, फेस सबसे ऑफ ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स फेस ऑफ लद्दाख में ज्यादा होता है सर, लेकिन क्लेम उनका सबसे बड़ा अरुणाचल है, तो वो बात के लिए छोड़ दिए जाएं। लेकिन ये जो बाकी हिस्सा सीमा का है, कम से कम इसको हम लोग फाइनली डिमार्केट करें कि भाई यहां पर आइंदा के लिए कभी कोई विवाद नहीं हो इस हिस्से पर, यह बात हो सकती है। बाकी शी जिनपिंग का भारत आना अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट होगी सर। यदि वो आते हैं तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कह रहा हूँ ये जो मुलाकात है डोवाल साहब की, अभी जो चाइना विजिट है जी, ये तय कर देगी कि क्या होने वाला है। जिनपिंग की विजिट को लेकर भी ये जो मीटिंग होगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है कि वहाँ पर हम सीमा विवाद को लेकर क्या क्या बातें तय कर लेते हैं। क्योंकि जो शिखर सम्मेलन होता है या समिट भी होती है या दोनों लोग मिल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता ना, वो तो केवल पूरा जो बन गया है उसको आप एक अप्रूवल करते हैं, बेस तो पहले तैयार हो जाता। और डोवाल साहब जो हमारे एनएसए हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे चीन के साथ और चीन के रिश्तों को साथ लेकर। तो ये मीटिंग को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जो ब्रिक्स समिट से पहले चाइना, मतलब लोग कहते हैं चाइना का कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं सीमा विवाद सुलझाने में, नहीं होता। हाँ, लेकिन इसलिए होता है कि जब यदि जिनपिंग को आना है तो कोई आउटकम तो होना चाहिए ना, उसके पास कोई कारण होना चाहिए कहने के लिए कि भाई ये बात हो गई है। एक ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों लोग नाराज होकर पीठ करके खड़े होकर आने के लिए तो नहीं आते, कोई एक फेस ऑफ होना चाहिए। और ये यात्रा उस पर करेगी काम कि कितना काम हो रहा है। और चीन का विवाद को है ना, हम लोग ऐसा समझते हैं वो इतना इंच दर इंच भी बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स इशू है, उसको ऐसे नहीं संभला। तो नियत की बात है। अब वो उसकी पॉलिसी किसी भी पड़ोसी के साथ यही रही है, तो वो उसमें सलामी स्लाइसिंग करके धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाओ, स्लाइसिंग वो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसमें से उसको निकालना। कोई और हर्षवर्धन जी मुद्दा भारत चीन के बीच में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि भारत और चीन को लेकर अभी मुद्दे बहुत दूसरी तरह के हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि 21वीं शताब्दी की जब बात होती है, जो एशिया की शताब्दी की बात होती है, अगर चीन और भारत के बीच विवाद बना रहेगा तो ये सपना चीन भी भूल जाए, भारत भी भूल जाए। जिस पावर की बात हम लोग कर रहे हैं कि एशिया की सदी है, हम सब कुछ तय करने वाले हैं, अगर विवाद रहा तो ये संभव नहीं। चाइना कितना भी चतुर हो, कितना भी चालाकी करे, कितनी भी धूर्तता भी शब्द इस्तेमाल कर लें, वो भी करे, लेकिन उसको भी पता है कि अगर हम डेमोग्राफी के लिहाज से देखें, ट्रेड के लिहाज से देखें और दुनिया के देशों में इन देशों की स्वीकार्यता अलग अलग वजहों से, एक की स्वीकार्यता मनी और मसल पावर से है चाइना की, तो एक की स्वीकार्यता डेमोक्रेसी के साथ सही समय पर उनको हैंड होल्डिंग करने की, जो हमने कोविड वैक्सीन के समय में देखा। दोनों के पास बहुत पावर है, वो पावर मिलकर ही जो वेस्ट का एक नैरेटिव है, वेस्ट का जो आइडिया है, उससे लड़ सकते हैं। दोनों के संकट अपने हैं। दोनों का संकट ये है कि दोनों ये चाहते हैं कि अपने अपने हिस्से की चीज, क्योंकि भारत अगर बहुत बड़ा होगा तो अभी तुरंत का जो फर्स्ट कहां से जा रहा है वो चाइना से निकल कर आ रहा है, अमेरिका से नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन चीन को भी पता है कि इतना बड़ा दुनिया में, जो एक तरह से कहें कि अगर ग्लोबल लीडर के तौर पर देखें तो चाइना को भी एक बड़ा वर्ग ये समझा रहा है। और दुनिया की जो थिंक टैंक है उनकी नई आप अगर नैरेटिव देखें तो वो इसको इस तरह से देखते हैं जैसे अमेरिका और रशिया एक समय में रहा, वैसे भारत और चीन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी एक दूसरे से लड़ते भी, एक दूसरे के साथ भी, लेकिन दुनिया के पावर इक्वेशन के तौर पर। सीमा विवाद तो जो होगा, क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स इश्यू है, क्या हम ट्रेड डेफिसिट पर भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? सर इसमें एक चीज मैं कहूं, देखिए ट्रेड डेफिसिट पे आप कभी भी किसी को दूसरे को पुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो मिल रहा है ना। वो क्या कहेगा? वो कहेगा आपके लिए ट्रेड डेफिसिट है 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन, 140 या 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन हमारी क्या है ना, हमें तो दूसरे एवेन्यूज खोजने हैं। अगर हम उसके साथ दूसरे मुद्दों पर शांति रहे तो दूसरे एवेन्यूज खोजने में हमें आसानी। ओवरऑल देखें इसमें, और विदेश मंत्री जयशंकर गए हुए हैं रूस, उनकी कल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है, उनके भी वो भी भारत आएंगे, तो लगभग कंफर्म है कि वो भारत आएंगे। तो भारत, रूस, चीन, ये मतलब इस ओवरऑल अगर आप देखें तो एक कामयाब समिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। और अगर ये तिकड़ी की बात भी कई बार हुई है कि अगर ये ट्रायंगल बनता है दुनिया में, दुनिया की जो व्यवस्था है उसको बहुत दूर तक प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, रूस के साथ हमारा कोई संकट नहीं है। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भारत और रूस एक दूसरे के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त हैं आज भी। लेकिन चीन के साथ जो सबसे बड़ा संकट है, विश्वास का संकट है।
सीमा विवाद की जड़ में उसकी साम्राज्यवादी सोच है। जापान बिल्कुल सही कहा कि धीरे धीरे काटते हुए चीन आगे बढ़ता। ट्रस्ट जो ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, बड़ा संकट है, हम उसको नजरअंदाज थोड़े कर सकते हैं। और तीसरे बड़ा संकट जो है वो चीन की अपनी भूमिका है भारत विरोधी गोलबंदी के लिए। जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, चीन उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। बात है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं तो दोस्ती होगी कैसे? तो पहले विश्वास के संकट से उबरने की जरूरत है, उसके बाद आगे। समीर जी कुछ बोल रहे थे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते अगर सीमा विवाद निपटा, प्रधानमंत्री रहते तो ही निपटेगा, बाकी किसी नेता की बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है शायद मोदी इस बात को जानते हैं, इसलिए 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत गंभीरता से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर एक डायलॉग शुरू कर दिया था। और मुझे लगता है कि बहुत अब अंतिम चरण में, और हो सकता है कि 2029 चुनाव के पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कोई बड़ा हिस्सा जो है जिसमें सहमति बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि जो ताकत प्रधानमंत्री मोदी को भारत की जनता ने दी है, और वहां शी जिनपिंग बिना लोकतंत्र के जिस तरीके से वहां पर बैठे हुए हैं, तो इस समय दोनों अपने अपने देश के पावरफुल लीडर है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को प्रधानमंत्री मोदी ने निपटाया है, अब उनका पूरा फोकस चीन के साथ इस बड़े पूरे मामले को लेकर, और प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि उस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इशू सीमा विवाद ही है। सीमा विवाद है, प्रधानमंत्री मोदी उससे ही निपटाने में लगे हुए हैं। आइए आपको जल्दी से कुछ और देश की खबरों की बात कर लेते हैं। टीएमसी के बागी सांसदों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर यह सुनवाई हुई थी कि स्पीकर जो हैं लोकसभा के वो जल्द फैसला करें, ये जो 20 सांसद टूट करके एनसीपीआई पार्टी में गए हैं, इनकी योग्यता अयोग्यता का फैसला होना चाहिए। अब टीएमसी के उस पर नोटिस जारी कर दिया गया है स्पीकर को भी और इन सांसदों को भी। टीएमसी के सांसदों की पार्टी बदलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिकाओं पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने खुद को एनडीए का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। इनकी लोकसभा में बैठने की व्यवस्था एनडीए के साथ हो चुकी है। तो है तो अटपटी सी बात कि उनकी योग्यता का भी निर्धारण नहीं हुआ और वो एनडीए का पार्ट बन गए। सर, एनडीए के पार्ट बनने में परेशानी है, वो तो एनसीपीआई पार्टी ज्वाइन कर, नहीं मतलब यदि लीगल हम देखेंगे उसके वही बात है। आप थोड़ा और जड़ में जा रहे हैं भाई। पहले तो ये तय तो हो जाए कि इनका अपनी पार्टी छोड़ के एनसीपीआई ज्वाइन करना वो भी वैध था कि नहीं था। हाँ, वो है। तो ये फैसला तो हुआ नहीं आपने, लेकिन उनको एनडीए का हिस्सा मान के उनकी सारी बाकी बातें जो हैं तय कर दी हैं। तो स्पीकर साहब ने अभी तक ये फैसला क्यों नहीं किया, सवाल है। ये तो अब तक हो जाना चाहिए था ना सर। सर, अभी तो बहुत जल्दी स्पीकर साहब से भी आप इतना उम्मीद कर रहे हैं कि इतना जल्दी वो कर दे, अभी तो तय होना है, अभी हड़बड़ी में है। और अभी तो इतने इंपॉर्टेंट पूरा सत्र निकल गया। नहीं, अभी जिन बिल के लिए वो आए हैं वो तो पहले होने दीजिए। अच्छा, उसके बाद होगा। उसके बाद अभी आप, अच्छा स्पीकर साहब से तो आप पूछ रहे, सुप्रीम कोर्ट से तो आपने नहीं पूछा शिवसेना को लेकर अभी तक फैसला नहीं पूछा सर। नहीं तो वो हो गया, 5 साल से नहीं हो रहा है वो। तो फिर अभी उनके 5 साल तो होने दीजिए। नहीं, इस पे भी कुछ लोगों ने कहा, इसके बचाव में सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट शिवसेना का फैसला नहीं कर देगा तब तक इसका फैसला नहीं हो सकता। तो वो 5 साल से चल रहा मामला। नहीं, लेकिन जिस काम के लिए आए वो काम तो होने दीजिए ना पहले। अच्छा, ठीक है, ये 20 लोग अपना योगदान तो दे दें। हाँ, देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान होना चाहिए। सर ठीक ही चल रहा है। वो है थोड़ा दूसरा संदर्भ भी नहीं है, लेकिन वो लगता है ना, वो जो कहा जाता है धीरे धीरे रे मना। कितना धीरे धीरे धीरे। देखिए, हम हंस रहे हैं, लेकिन उसकी आखिरी लाइन यही है, उसकी आखिरी लाइन है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, असली मसला फल का है। और दुर्भाग्य है कि देश के राजनीतिक दल राजनीतिक सुधारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां जो सत्ता में होता है वो दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और आज भी राजनीतिक दल, आप सोचिए जरा, ये तक नहीं हमारे नेताजी लोग तय कर पा रहे हैं कि सांसद विधायक वो अलग से टूट सकता है या पार्टी लेके टूट सकता है। एक लाइन की बात है जिसपे सुप्रीम कोर्ट, सोचिए कितनी बहस होती होगी ना, वकील साहब लोग कितनी मोटी मोटी फीस लेते होंगे, क्या क्या। एक लाइन की बात है भाई, डिसाइड करो ना, जिस सिंबल पर वो जीता है, जिस पर जनता ने उसको वोट दिया, उसका कोई महत्व है या नहीं है। एक लाइन की बात है और वो नहीं तय हो पा रहा है। अच्छा, चूंकि अरे लॉ है भाई, लॉ के हिसाब से तो गलत है या सही है ना, इसमें मतलब ग्रे एरिया तो है नहीं कहीं। नहीं, ग्रे एरिया कर दिया है ना, अब पैदा कर दिया है ना भाई। सच बात यह कि अगर आप ये कहें कि भाई पार्टी, क्योंकि उसमें क्या है, एक और आ जाता है कि पार्टी, हु विल रन द पार्टी, भाई ये भी सवाल हो जाता है ना, क्योंकि जैसे उस पर आते हैं, कोई पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी पर काम नहीं करती, क्योंकि वो अपना मंडल, वो अपना जिला, भाजपा करती है इस मामले में बड़ा दुरुस्त तरीके से करती है।
आप जब नहीं करेंगे तो कल को मान लीजिए कोर्ट में गया तो खड़े हो जाएंगे कि हम मंडल हम जिला, जो शिवसेना के साथ हुआ यही तो हुआ। अब देखिए कि लॉ में इनके है ना, कुछ गलत सही नहीं होता, लॉ तो बना हुआ है। लॉ को आप गलत तरीके से, लॉ केवल इंटरप्रिटेशन की चीज है कि आपने कैसे इंटरप्रेट किया है। इसलिए कानून तो एक ही होता है, दल बदल पर जो कानून चल रहा है, पहले भी चल रहा है, बाद में भी चल रहा है, कहीं पर वो सही साबित हो जाते हैं लोग, कहीं पर गलत होते हैं, कि आप कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और इस पर उसमें पहले जो फैसला देता हर्ष है। जी के बड़े मित्र वकील हैं वो तय करते हैं या इन सांसदों के योगदान का वक्त जल्दी आता है। हाँ, ये हमको ये देखना देखना होगा। खाली। ठीक है सर, बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच एक ताजा जुबानी जंग शुरू हुई है। कल ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक अपना वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई संन्यास वगैरह नहीं ले रही हूं, जब तक मैं इनको बीजेपी वालों को हाशिए पर नहीं ढकेल दूंगी, मेरी लड़ाई इनसे जारी है। ममता बनर्जी ने फिर आरोप ये लगाया कि महिलाओं को जो अन्नपूर्णा योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, इसमें उन्होंने एक तो उन्होंने कहा कि पात्र महिलाएं कम कर दी गई हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि ये धर्म देखकर, जाति देखकर ये फैसला कर रहे हैं कि किस महिला को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी के एक बयान पर भी विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, या आप घर में ही रहेंगी, घर से ही रहिए, फेसबुक से ही बोलिए, मैं देखूंगा कि आप सड़क पर भी ना उतर पाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। उस पर जो है अलग विवाद चल रहा है। लेकिन दिल्ली भी पीछे भी जब ममता बनर्जी आई हुई थी तब तो कुछ हलचल वगैरह थी, अभी फिर वो लेकिन कुछ टाइम से शांति दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का आपको लगता है कि मतलब पार्टी का जब तक निर्णय नहीं होता तब तक कोई लोकस है इस वक्त बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो फोकस जो है पार्टी के विभाजन को लेकर जो लड़ाई है कानूनी, उस पर ज़्यादा है। लेकिन एक दो एमएलए वापस लौटे भी हैं ममता, एक एमएलए वापस, मुस्लिम एमएलए हैं। और जो मुस्लिम वो एमपी सांसद वापस हैं, आ गए क्या? 2 एमपी जो उधर नहीं जा रहे थे बैठक में, जो मुस्लिम सांसद हैं, उनमें भी कुछ ऐसा लग रहा है असमंजस की स्थिति है। लेकिन कुल मिला के देखें तो ममता बनर्जी के लिए उनके राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर है ये ठीक है कि उनके मिजाज में समर्पण नहीं है, जुझारू हैं और शायद वो संन्यास जैसे करें नहीं लेंगी, लेकिन नए सिरे से पार्टी खड़ा करना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन विधायिका की, लोकसभा की या संसद की बात करें तो हमारा अनुभव यह कहता है कि आमतौर पर ऐसे मामलों का निपटारा सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक भी नहीं होता। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 साल लगने हैं अभी, तो 2.5 साल बचाया करें। नहीं, ये बंगाल वाला, यहाँ विधानसभा का। हाँ, विधानसभा में तो बात अलग है, लोकसभा की बात कर रहे थे अभी सांसदों की। एक कंट्रोवर्सी जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर के चल रही है। अदरवाइज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट में जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू दिल्ली की, इनको एक समान रूप से देखा जाता है। मतलब इनको लेफ्ट लिबरल समूह जो है, जेयू और जेएनयू, हाँ, जेयू और जेएनयू, वो इनको जो है आज़ादी का टापू मानता है, और इधर राइट विंग वाले, बीजेपी वाले जो हैं, ये इसको वामपंथियों का गढ़ मानते हैं। शुभेंदु अभी यहाँ पर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों की कुछ झड़प भी हुई थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा किया कि मैं यहाँ से एक एक नक्सली का खात्मा करूंगा। नक्सली कहाँ से आ गए? दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन्स लिखे हुए मिले और इस पर शुभेंदु अधिकारी ने नोटिस लिया है और पूरी जांच बैठा दी है कि देखिए वहां जाकर के क्या हुआ है। नारे क्या लिखे हुए हैं? फ्री पैलेस्टाइन, ब्रेक फासिज्म विद रेड, किशन जी लाल सलाम। किशन जी कौन था? किशन जी नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर। आजाद कश्मीर, ये नारे लिखे हुए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर। कौन समर्थन कर सकता है इसका? मतलब कैसे कोई समर्थन कर सकता है? किशन जी मतलब दुर्दांत नक्सली के लिए वहां श्रद्धांजलि देखिए शब्द लिखे हुए हैं। अभी तो आजाद कश्मीर, 50 से ज्यादा सैनिकों को मारा था अपने अर्धगोले सैनिकों सर। किशन जी ने 50 से ज्यादा सैनिक मारे अपने देश के। तो इनकी तो सफाई होनी ही चाहिए ना, बिल्कुल, दीवारों की नहीं, ये ऐसे विचारधारा की सफाई होनी चाहिए। यही तो दिमागी नक्सल है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो दिमागी नक्सल का जिक्र करा है, वो इन्हीं लोगों के लिए किया। देखिए लॉन्ग लिव मार्टिर्स ऑफ, अभी कुछ नजर में आएगा तो ये वही दिमागी नक्सल है ना सर, कि जो इस तरह के स्लोगन दीवारों पे लिखते हैं, यही वही दिमागी नक्सल है जो ऐसे स्लोगन छपवाकर कैंपस में बंटवाते हैं। यही दिमागी नक्सल है जो ऐसे लोगों को साधन संसाधन सुविधा देते हैं और उनके लिए आवाज बनते हैं, उनके लिए लीगली उनको मदद करते हैं, उनको आर्थिक मदद करते हैं, उनको अपने पार्टी के माध्यम से मदद कराते हैं। लॉन्ग लिव कॉमरेड किशन जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के सिर्फ इसकी जांच नहीं करवाना चाहिए, इस पूरे कैंपस को तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कौन है वहां पर ये पता ना पड़ जाए। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर इस तरीके से मानसिकता के लोग वहां पर है तो ये बाहर आकर पढ़कर क्या करेंगे
ये देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब तो नक्सलवादी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवादी। है, जहां अब से तो वहां नक्सलिज्म इनको शुरू समर्थन हुआ। करने वाला है नहीं, अब तो बीजेपी की सरकार है। तो कम से कम शिवेंदु अधिकारी इस कॉलेज कैंपस को तब तक बंद रखे जब तक इस विचारधारा के लोग सामने ना आ जाए सर। एक थोड़ा सा बोलिए ना, बोलिए। समीर जी, मतलब मुझे इस पे ऐतराज है। कैंपस बंद किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन लोगों को खोजिए, उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो हत्यारों के समर्थन में हैं, जो माओवादी, वामपंथी, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। उनको खोजिए, उनको निकाल कर बाहर कीजिए, उनको कानून दायरे में। कैंपस को शुद्ध कीजिए, स्वच्छ कीजिए, पढ़ाई का माहौल बनाइए, अच्छे से पढ़ाई हो, ये बहुत जरूरी है। देश वहां गूंजे, वहां इस तरह के नारे ना गूंजे, ये जरूरी है। फासिस्ट डिजर्व अ बुलेट, ये भी लिखा हुआ है ये वहाँ। दिमागी नक्सल है सर ये पूरा। मतलब कोई तो सीमा होती होगी ना सर एक्सप्रेशन की नहीं, भी। मैं ये इस बात से सहमत हूँ। जो लोग हैं उनकी सफाई करने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी बंद करके तो फिर लोगों का ही नुकसान होने वाला है। वैसे ही आजकल यूनिवर्सिटी जितनी चलती है हमारी, और वो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है, बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में से एक है देश की। और वहाँ पर क्या किया जा सकता है, कैसे सफाई की जा सकती है, कैसे माहौल को ठीक किया जा सकता है, उस पर काम सरकार को करना चाहिए। कि जो भी एक्शन लेना हो, मतलब हम नहीं कह रहे कि वहां पर आप लेफ्ट के सारे छात्र संगठन ही बैन कर दो, बंद कर दो, लेकिन ये करना तो पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, तभी सुधरेंगे। करना ही पड़ेगा सारे संगठनों को, ये उन्हीं की उपज है। ये वही छात्र उनको तैयार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और नए छात्रों को इस तरीके से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो पूरा जब तक लेफ्ट का इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा, वहां पे सारे उनके छात्र संगठन, उनकी संस्थाएं बंद नहीं होगी, तब तक इस तरह के दिमागी नक्सल सब जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन उसको बंगाल में तैयार करते हैं और देश के दूसरे हिस्सों में दिमागी नक्सल जाके पूरे देश के अंदर इस तरह का उपद्रव खड़ा करते हैं। ये तो बहुत सर, जरूरी ये है सर। काम- क्रिटिकली और विदिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो टूल्स हैं उसमें उसको ही इस्तेमाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये खत्म काम बिल्कुल करना होगा। ऐसी ये सोच और ये इस तरीके की ग्राफिटी और ये सब काम, एक तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन, चलो प्रशासन आपके हाथ में, प्रशासन आप बदल सकते हो। जेएनयू में भी अब वैसा प्रशासन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन ये काम बगैर जो बौद्धिक इंग्रेडिएंट दे रहा है ना आपको प्रोफेसर्स, अध्यापक, उनके संरक्षण के बगैर पॉसिबल नहीं है। दिमागी नक्सल जेएनयू में भी वही कहा जाता है। नहीं, तो वो तो दिखता ही है ना भाई। जेएनयू में पहले क्या होता था? पहले जेएनयू में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, इसको वहां के प्रोफेसर्स कहते थे। जो वहां का ओपन थिएटर है, एम्फी थिएटर है, वहां बैठकर वो बोलते थे और उसको बड़े अच्छे से, मतलब बड़े विद्वान प्रोफेसर के तौर पर बताया जाता था बाकायदा, उसमें कोई कहने की बात नहीं। वहां के प्रोफेसर बैठकर और वो बताया करते थे कि वो कॉमरेड कैसे जंगल में चला गया, फिर वो दंतेवाड़ा चला गया, फिर वहां से कहां चला गया, फिर वो आंध्र प्रदेश की तरफ चला गया और कैसे उसने इतना बड़ा संगठन तैयार किया, वो बताते हैं वो। इसमें कोई पहली बार नहीं। ये जो कह रहे हैं ना कि फासिस्ट डिजर्व बुलेट, अब फासिस्ट कौन है ये भी तय करना पड़ेगा। फासिस्ट मतलब जिसका दिमाग कुंद हो गया हो, जो एक ही तरह का सोचता हो, दूसरे को मार देना चाहते हो, तो ये तो कम्युनिस्ट करते हैं। और इन्हीं के एक बड़े नेता थे केरल के, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने तो ये तक कहा कि सीआरपीएफ के लोग उनके इलाके में गए क्यों, और अगर गए तो गोली खाएंगे, और उसके बावजूद कांग्रेस के लोग आज देखिए उनके साथ खड़े। 70 सीआरपीएफ जवान जब उनका बलिदान हुआ था, उन्हीं की बात वो तो कर रहे हैं। उसके बाद किसी एक कैंपस में तो जश्न हुआ था। जेएनयू में, जेएनयू में। खैर, और जब ये सब होता है ना, हम लोग जब डिबेट कर रहे होते हैं तो कोई आग खड़ा हो जाता है, अच्छा कहां है देशद्रोही बताइए, कैसे आप किसी को देशद्रोही, किसी को ऐसे ही वो ये जो कर रहा है वो देशद्रोही। चलें अब देखते हैं इस पर बंगाल के मुख्यमंत्री क्या आगे एक्शन लेते हैं। हमने कल आपको बताया था तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की इजाजत केंद्र सरकार ने नहीं दी थी। इस पर उन्होंने एतराज जताया, क्योंकि कल भारत लौट आए थे, उनको ब्रिटेन और ब्रिटेन से अमेरिका जाना था। ब्रिटेन का दौरा तो वो करा है, लेकिन अमेरिका जाने की उनको इजाजत नहीं मिली, तो वो वापस लौट आए थे। अब उन्होंने आकर के एतराज ये जताया है, जैसे कल सर कह रहे थे ना कि उनकी पूरी आइटिनरी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया था सरकार को, फिर मुझे क्यों नहीं जाने दिया ये मुझे बता दें। मैं तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इसके लिए मैं वहाँ जाना चाहता था। और फिर उन्होंने ये कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो भी अमेरिका जाने के लिए उन्होंने भी अर्जी लगाई थी, उनको नहीं रोका गया। मुझे क्यों रोका? तो ये तो सीधे सीधे यही कहना पड़ेगा कि आप तेलंगाना के विकास में बाधा बनना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कल भी ये बात आई थी, राजनीतिक कारणों से इस तरह की अड़चनें पहले भी डाली जाती रही, अभी भी डाली जाती हैं, लेकिन पहले होता था इसलिए अब होना चाहिए, ये गलत है। राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बेशक अपने राज्य के लिए निवेश आमंत्रित करने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज के कैंपस के लिए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो भी करने जा रहे हैं वो देश के विकास में योगदान होगा। तेलंगाना विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। तो इस तरह के मामलों को राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रहों से ऊपर उठ करके
देखने की जरूरत है। हमारी आंतरिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने जब भारत का कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री जा रहा है या कोई मंत्री जा रहा है, किसी भी राजनीतिक दल का नेता जा रहा है, तो भारत को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के विवादों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक खबर, कल छोटी सी खबर थी लेकिन मुझे लग रहा है इस पर बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कुछ खाली पड़े पदों को लेकर यूपीएससी के जरिए एक विज्ञापन निकलवाया है, जिसमें सरकारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। 22 अगस्त से 11 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। upsc.gov.in यहां जाएं और भर्ती और पदों की डिटेल जानकारी यहां से मिल जाएगी। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? एक बार पहले आपको याद होगा लेटरल एंट्री सरकार ने शुरू की थी, एक दो बार तो वो ठीक से हो गई थी। पिछली बार जो है उस पर खूब हंगामा हुआ कि सीधे लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि आप उसमें आरक्षण नहीं देना चाहते, तो उस वक्त सरकार को वो विज्ञापन वापस लेना पड़ गया था। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे लेकिन कि वो उसके बाद भी भर्ती हुई थी, तो ये है नहीं, इस बार लेटरल एंट्री शब्द इस्तेमाल नहीं, लेटरल एंट्री शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट भर्ती का है। तो वही मैं क्या कह रहा हूं कि यूपीएससी के जरिए नियुक्तियां लगातार होती रही हैं, पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि यूपीए शासनकाल में नहीं हुई। मोदी सरकार ने उसको और प्रोफेशनल तरीके से बेहतर करने की कोशिश की, और ये तो हर कोई मानता है ना भाई। आप सोचिए यूपीएससी की लेटरल एंट्री पर बवाल हुआ, और जो यूपीए के शासनकाल में पूरी पूरी एनएसी लेटरल एंट्री से कैबिनेट से भी ऊपर हो गई थी, वो क्या थी? इसका जवाब कोई आज तक दे पाया है? और मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में कोई 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल किसी ने कुछ काम किया है, तो निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर काम कर सकता है उस क्षेत्र में। इसमें कोई कहने की बात थोड़ी ना है। आईएएस जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ के आता है और वो पूरा जिला चला रहा होता है। आपको तो किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता हासिल करनी होती है, अनुभव के साथ तो धीरे धीरे मिलता जाता है। अगर ऐसे लोग हैं जो किसी एक क्षेत्र में 10 साल वही काम किया, मान लीजिए किसी ने डेयरी में 10 साल किया, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे या एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्यादा अच्छा काम करेगा? इसका समर्थन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए ठीक है। एक खबर आपको जाते जाते एक और मैं बता दूं। एक विवाद हमारे यहाँ इसरो को लेकर के चल रहा है। ये विवाद क्या है? दरअसल ये कहा गया कि इसरो जो है अब वो रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाना बंद करेगा। इसकी टेक जो है, टेक्नोलॉजी, वो प्राइवेट सेक्टर को देगा। प्राइवेट सेक्टर अब लॉन्च व्हीकल्स बनाए, मतलब रॉकेट्स बनाए और सैटेलाइट्स बनाए। इसरो जो है अब वो R&D के काम पर लगेगा, नई तकनीक विकसित करने पर वो अपना फोकस देगा। कांग्रेस पार्टी ने कल इस पर एतराज जताते हुए कहा कि ये एक और नेहरू जी ने जो संस्थान बना के खड़ा कर दिया, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब इसमें जो जानकारी है वो ये है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें जोड़ देंगे तो स्केल बड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी ना पूरी। जैसे अभी हमारे यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी ने रॉकेट, अपना प्राइवेट रॉकेट जो है अंतरिक्ष में भेजा, पहली बार ऐसा हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बल्कि ये टेक प्राइवेट सेक्टर के अलावा PSUs को भी जो है वो दिया जाएगा। HAL का नाम भी जो है इसके अंदर लिया जा रहा है। सर, इसमें कंट्रोवर्सी करने की गुंजाइश थी, कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया। सवाल तो खड़े किए जा सकते हैं, और HAL का नाम तो उसमें अभी सहारे के लिए लिया जा रहा है। बेसिक पर्पस तो, इंटेंशन तो प्राइवेटाइज करने का है, और उसमें ये तय होना चाहिए कि जो मेहनत इसरो ने की है, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो मेहनत R&D वो करे और उसका फ़ायदा प्राइवेट कंपनी उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं कोई। और इससे अब आगे निकलना ही चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन, एक तो ये प्राइवेटाइजेशन को जो दुश्मन समझने की हमारी एक मेंटलिटी है ना, उससे थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। एलन मस्क कर ही रहा है ना, एलन मस्क कर ही रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उससे निकलने की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो मेहनत तो सारे इसरो वाले करें, हवाई रॉकेट आप उड़ा लें? दोनों करेगा, इंडस्ट्री तो देश में खड़ी होगी ना। नहीं, तो इसरो का पैसा लगेगा, देश का पैसा नहीं लगेगा। इसरो फिलहाल नो हाउ देगा। हाँ, तो वो ठीक है। मैं दे रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन को इतना देखिए, वो कह रहा है हमें गगनयान की बात करनी है, चंद्रयान 4 की बात करनी है, अंतरिक्ष स्टेशन की बात करनी है, फ्यूचर मून, वीनस, मार्स मिशन। वो कह रहा है हम इन कामों पर ध्यान देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, प्राइवेटाइज, ये इंटेंशन की बात है कि हम प्राइवेट सिस्टम को ही दुश्मन समझ रहे हैं कि भाई ये खत्म कर देगा, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सर, इसको ऐसे भी देखें, कई बार लोग कहते हैं ना, मान लीजिए IIT IIM में पढ़ के कोई बिजनेस कर रहा है, किसका काम कर रहा है? IIT IIM में पढ़ा तो सरकारी इंस्टीट्यूट में बढ़ के सब्सिडी वाले पढ़ा, लेकिन जब वो इंडस्ट्री लगा रहा है, जब वो कोई बिजनेसमैन बना हुआ है, कहीं काम कर रहा है, तो देश की GDP में तो ऐड कर रहा है ना, कहीं और तो जा नहीं रहा। और इसरो अगर प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो आप कहेंगे कि अच्छा चलो सरकार पैसा देगी, वो इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि सरकार उतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाह रही।
उसमें दूसरे लोग करेंगे और इनकी जो टेक्निकल नो हाउ है उसका इस्तेमाल होगा, जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल होगा। सर आज समय इतना ही था कहानी कुर्सी के। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राजकुमार जी, समीर जी।